हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्लैम सेप्टिलम के सेकंड क्लास में पहुंचे हैं। ठीक है, और आज उम्मीद करते हैं कि आज आपका लास्ट हो जाएगा एफएसएल वाला क्लास। ठीक है, वैसे जो भी बच्चे फ्लैम सेप्टिलम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, वो ध्यान रखेंगे कि इसका जो पहला वाला वीडियो है, यानी जो फर्स्ट क्लास एफएसएल का है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो फिर आज वाला सिर्फ वीडियो को यदि आप देखते हैं तो फिर वो क्लास, या वो बोल सकते हैं आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए एफएसएल का जो स्टार्टिंग वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, उसको पहले देखिए। उसके बाद आज ये जो है सेकेंड वीडियो, इसको देखिएगा, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि एफएसएल क्या होता है। उसका जो बेसिक नॉलेज आपको आपके एग्जाम के लिए या फिर माइंस के लिए जो जरूरी है आपके लिए, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम एक थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं कि लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या देखे थे। लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग एफएसएल यानी फ्लैम सेटलम का इंट्रोडक्शन देखे थे। ठीक है, कि वो कब से बोल सकते हैं कि एफएसएल का हम लोग यूज कर रहे हैं माइंस में। ठीक है, उनका इन्वेंटर कौन थे, और बोल सकते हैं उसका पर्पस, एफएसएल का पर्पस क्या था, ये देखे थे। ठीक है ना, फिर हम बात किए कि एफएसएल का टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, एफएसएल का मॉडल्स क्या क्या है। ठीक है, और भी देखे थे कि एफएसएल किस प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है ना, एफएसएल के वेरियस टाइप्स के बेसिस पर सारे पार्ट्स का नाम हम लोग डिस्टिंग्विश किए थे, यानी डिफरेंस देखे थे। ये सारा जो डिटेल्स थे लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्पेशल जानने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका एफएसएल को लेकर है, कि एफएसएल से जब हम लोग जांच करते हैं, स्पेशली मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन का जांच करना एक काफी खतरनाक वर्क है। ठीक है ना, काफी बोल सकते हैं कि डेंजरस वर्क है आपका मीथेन का जांच करना एफएसएल के द्वारा, यानी फ्लेम के द्वारा। ठीक है, तो फिर उस जांच को हम कैसे करते हैं, वहां पर हम लोग क्या सावधानी लेते हैं, और बोल सकते हैं कि फ्लेम के द्वारा जांच करने के बावजूद भी हम एक्सप्लोजन से कैसे बच पाते हैं, ये सारा जानकारी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्लेम से फ्लेम से जांच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेम की जानकारी होना। फ्लेम यानी उसके अंदर में जो जलता हुआ फ्लेम है, उसकी जानकारी होना जरूरी है कि फ्लेम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जब तक फ्लेम की पहचान आप नहीं कर पाइएगा, तब तक आप ना मीथेन जांच कर पाइएगा, ना ही ऑक्सीजन, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी फ्लेम की पहचान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एफएसएल के अंदर में जो जलता हुआ फ्लेम है, वो फ्लेम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लैम। ठीक है, नहीं, एफएसएल के अंदर का फ्लैम। फ्लैम यहाँ पर मेनली दो टाइप का आपको दिखा रहे हैं। एक को बोलते हैं नॉर्मल फ्लैम, और दूसरे को बोलते हैं टेस्टिंग फ्लैम। ठीक है, नॉर्मल फ्लैम का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, बस ये, इसी को बोल रहे हैं हम लोग नॉर्मल फ्लैम। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल फ्लैम, येलो कलर का होगा, एक नॉर्मल हाइट को लेकर। ठीक है, इसका शायद हाइट 13 mm शायद अप्रोक्स बताया गया है। ठीक है, तो उतना हाइट मेजर करने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल हाइट, जैसे कैंडल जलता है ना, बस उस तरह का हाइट को लेकर जल रहा है, तो फिर वो नॉर्मल फ्लेम कहलाएगा। ठीक हो गया नॉर्मल फ्लेम। उसके बाद बात करते हैं टेस्टिंग फ्लेम। टेस्टिंग फ्लेम का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, वो ब्लू कलर, ये डीप ब्लू, ब्लू कलर का होता है। टेस्टिंग फ्लेम कैसे बनाया जाता है, तो ये जो नॉर्मल फ्लेम है, इसको कम करना पड़ता है। ठीक है, इतना कम करना पड़ता है कि ये जो येलो है ना, वो येलो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, येलो पूरा खत्म हो जाएगा, येलो वाला जो लाइट है पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे कम करते हैं, तो इसके नीचे में एडजस्टिंग स्क्रू होता है। एडजस्टिंग, लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे ना, सारे पार्ट्स को देखे तो उसमें देखे थे एडजस्टिंग स्क्रू का क्या काम है। तो एडजस्टिंग स्क्रू जो होता है, उसको हम लोग एंटी क्लॉक घुमाते हैं, और घुमाने से क्या होता है, फ्लेम एडजस्ट होता है, यानी फ्लेम धीरे धीरे छोटा होगा। फ्लेम धीरे धीरे छोटा होगा, इतना छोटा कर देना है धीरे धीरे करके कि येलो पूरा खत्म हो जाना चाहिए, और लास्ट में सिर्फ ब्लू बचना चाहिए, ब्लू कलर का लाइट बचना चाहिए, जो ये बचता है, देखिए। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया टेस्टिंग फ्लेम। थोड़ा सा यहाँ पर येलो दिख रहा है, लेकिन येलो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना, येलो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ये हो गया आपका टेस्टिंग फ्लेम।
ठीक है, टेस्टिंग फ्लेम हम लोग को बनाने की जरूरत पड़ती है। एक दो फ्लेम का दो टाइप समझ गए, और एक फ्लेम का नाम है गैस कैप। गैस कैप, ठीक है, उसको गैस कैप कहा जाता है। ठीक है, हाँ, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्टिंग फ्लेम है ना, इसको ना ब्लू फ्लेम भी बहुत जगह पर बोला गया है। ब्लू फ्लेम भी बोला जाता है, क्योंकि ब्लू कलर है इसीलिए इसको ब्लू फ्लेम भी बोला जाता है। ठीक, अब आप दूसरा एक बात कर रहे हैं ना हम लोग कि गैस कैप। गैस कैप का कलर क्या होता है? तो गैस कैप का कलर होता है ट्रांसपेरेंसी ब्लू। ट्रांसपेरेंसी ब्लू, ठीक है ना, गैस कैप का जो कलर होता है ट्रांसपेरेंसी ब्लू होता है, यानी आर पार दिखने वाला ब्लू, मतलब बहुत ही लाइट ब्लू बोल सकते हैं। ठीक है, काफी हल्का ब्लू, जो लगेगा इधर से उधर हम लोग आर पार देख सकते हैं, इतना ब्लू का जो कलर होता है वो इतना लाइट होता है। ठीक है, तो ये गैस कैप कहाँ बनता है? ये तो समझ गए कि नॉर्मल फ्लेम जब जलेगा तो आपका ये नॉर्मल तरीके से जलेगा तो नॉर्मल फ्लेम कहलाता है। जब इसको छोटा कर देता है हाइट को, यानी इतना कम कर देते हैं येलो पूरा खत्म हो जाए, तो वो हो जाएगा आपका टेस्टिंग फ्लेम। लेकिन ये गैस कैप कहाँ आएगा? तो गैस कैप समझिएगा, गैस कैप क्या होता है ना, कि जब टेस्टिंग फ्लेम के द्वारा हम मीथेन की जांच करते हैं, टेस्टिंग फ्लेम के द्वारा जब मीथेन की जांच करते हैं यानी परसेंटेज टेस्ट करते हैं, उस समय जब मीथेन इसमें एंटर करेगा, मीथेन इसमें एंटर करेगा, CH4 इसमें एंटर करेगा, तो CH4 इस फ्लेम पर जलेगा। CH4 इस फ्लेम पर जलेगा, जलने के कारण से, CH4 जलने के कारण से उसका एक अलग कैप बनता है, एक फ्लेम बनता है। एक फ्लेम बनता है इसके ऊपर में, इस टेस्टिंग फ्लेम के ऊपर में एक कैप बनता है ट्रांसपेरेंसी कलर का। ठीक है ना, एक फ्लेम बनता है ट्रांसपेरेंसी ब्लू कलर का बनता है, उसी को कहते हैं गैस, आपका गैस कैप। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये नीचे में आपका डीप ब्लू है जो टेस्टिंग फ्लेम है, और उसके ऊपर में एक मंदिर से आपका आपका दिख पा रहा होगा ट्रांसपेरेंसी ब्लू, है ना, ये दिख पा रहा है इतना, ये ट्रांसपेरेंसी ब्लू है, इसी को कहते हैं गैस कैप। यही होता है गैस कैप। तो ये तीन तरह का फ्लेम समझ गए, नॉर्मल फ्लेम, टेस्टिंग फ्लेम और गैस कैप। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम का कलर जनरली येलो, टेस्टिंग फ्लेम का ब्लू, और गैस कैप का ट्रांसपेरेंसी ब्लू। ठीक है, ये तीन तरह का आप फ्लेम यहाँ पर समझें। ठीक है, अब हम लोग आगे जब जब जांच करेंगे तो उसमें आपको ये फ्लेम का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना, हम ये भी बता दिए कि ये आपका जो टेस्टिंग फ्लेम से जब मीथेन का जांच करते हैं, परसेंटेज टेस्ट करते हैं, उसमें टेस्टिंग फ्लेम के ऊपर में, टेस्टिंग फ्लेम के ऊपर में ट्रांसपेरेंसी कलर का ये कैप बनता है, और इसी से हम लोग परसेंटेज टेस्ट करते हैं, यानी इसी का हाइट को देखकर हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि कितना परसेंट मीथेन है। ठीक है ना, कितना परसेंट मीथेन है। ठीक है, यदि इतना हाइट है तो लगभग 2% बोलते हैं, इससे थोड़ा सा हाइट बढ़ता है तो लगभग आपका 2.5% होता है, फिर उससे थोड़ा सा हाइट बनता है तो लगभग 3%, फिर लगभग 3.5%। इस तरह से हम लोग हाइट को देखते हुए हम लोग इसका एक अंदाजा लगाते हैं कि इतना परसेंट मीथेन है। ठीक है, यानी गैसकेप से हम लोग क्या पता चलता है? गैसकेप से पता चलता है परसेंटेज, मीथेन का परसेंटेज पता चलता है। गैसकेप का हाइट को लेकर हम लोग उसका परसेंटेज पता करते हैं। ठीक है, उस समय जिस समय गैसकेप बनेगा, उसमें टेस्टिंग फ्लेम का जो हाइट होता है, या फिर बोल सकते हैं जो उसका साइज होता है, एज इट इज रहता है, वो चेंज मतलब वो आपका बढ़ता घटता कुछ भी नहीं, वो वहीं पर रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, कभी यदि क्वेश्चन आता है कि परसेंट मीथेन का जब परसेंटेज करते हैं हम लोग FSL से, तो हम लोग किस फ्लेम से जान पाते हैं, किस फ्लेम से उसका पहचान कर पाते हैं? ऑप्शन रहेगा नॉर्मल फ्लेम, ठीक है ना, और दूसरा ऑप्शन रहेगा टेस्टिंग फ्लेम, तीसरा ऑप्शन रहेगा गैसकेप। तो आपका आंसर सही होगा गैसकेप। गैसकेप यानी टेस्टिंग फ्लेम के ऊपर बनने वाला जो गैसकेप होता है, उसका हाइट को देखते हुए हम लोग मीथेन का परसेंटेज जांच कर पाते हैं। ठीक है, तो जानकारी हो गया। अब आगे चलते हैं, अब जांच हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जांच करेंगे कि FSL से मीथेन का जांच कैसे होता है, O2 का जांच कैसे होता है, CO2 का जांच कैसे होता है, ये जानकारी लेते हैं। इसको जो लिखा है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो, अब समझिए हाउ टू यूज, यानी FSL का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, FSL का यूज हम लोग कैसे करते हैं? तो हम लोग चूंकि पहले से ही जान रहे हैं कि FSL का यूज हम लोग आज के डेट में यदि देखा जाए, ठीक है, तो सिर्फ गैस जांच करने के लिए करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग जो इसका यूज था वो लाइटिंग था, लाइटिंग पर्पस था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में FSL का यूज सिर्फ एक ही रह गया है, और वो है सिर्फ गैस टेस्टिंग। ठीक है ना, गैस जांच करने के लिए। तो कितने टाइप के गैस जांच करते हैं? तो 3 टाइप के गैस जांच करते हैं। कौन कौन है? तो मीथेन है, ठीक है ना, मीथेन का जांच करते हैं, ऑक्सीजन का जांच करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का जांच करते हैं। ठीक है, अब जांच फिर कैसे करेंगे भाई? ये तीनों गैस का जांच का तरीका क्या सेम है या डिफरेंट है, ये ही हम लोग जानना जा रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि बाद बाकी जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं माइंस में, जैसे आप बात कर सकते हैं मिथेनोमीटर हो गया, मल्टी गैस डिटेक्टर हो गया, ठीक है ना, टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ठीक है, जो जिसके द्वारा हम यदि कोई गैस का जांच करते हैं तो डायरेक्टली हमको रीड करके बता देती है, सेंस करके बताती है कि इतना परसेंट गैस है। मतलब या तो वो बोल सकते हैं एनालॉग यानी कांटा वाला रहेगा मिथनोमीटर, तो कांटा के थ्रू बताता है, या फिर वो डिजिटली लिख के बता देता है कि भाई हाँ इतना परसेंट गैस है। लेकिन क्या एफएसएल क्या कुछ रीडिंग देती है? ठीक है, क्या उसमें लिखा हुआ रहता है कुछ कि 2% या 3% मिथेन है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें हम लोग उस गैस के या जो फ्लेम का हाइट होता है उसको हम लोग इमेजिंग करके हम लोग अपने से अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इतना गैस है। हाँ, उसका कुछ डिटेल्स है जिसका हाइट का एक बोल सकते हैं फिक्स डेटा है, उसको कुछ अंदाजा लिया जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं मीथेन का टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोर मीथेन टेस्ट, क्योंकि यही जांच सबसे खतरनाक जांच है। ठीक है, मीथेन का जांच करना ही, यदि आप सही तरीके से जांच नहीं करते हैं तो माइंस को आप ना खतरे में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीथेन का टेस्ट। मीथेन का टेस्ट दो तरीके से एफएसएल से किया जाता है। ठीक है, मीथेन का टेस्ट दो तरीके से किया जाता है। पहला टेस्ट को कहते हैं एक्युलेशन टेस्ट। ठीक है, एक्युलेशन टेस्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है जमा जांच। जमा जांच, ठीक है, जमा जांच। और दूसरा टेस्ट जो होता है ना, दूसरा टेस्ट होता है परसेंटेज टेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत जांच। प्रतिशत जांच यानी इससे क्लियर हो रहा है कि एफएसएल के द्वारा यानी फ्लेम से फ्लेम के द्वारा मीथेन की जांच दो तरीके से की जाती है। एक जांच को कहते हैं एक्युलेशन टेस्ट और दूसरा को कहते हैं परसेंटेज टेस्ट। अब बात आता है कि कौन सा जांच को कैसे करेंगे और कब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि एक्युलेशन टेस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, तो बाय नॉर्मल फ्लेम। नॉर्मल फ्लेम के द्वारा करते हैं। देखिए फ्लेम का नाम आने लगा ना, इससे पहले हम लोग फ्लेम का टाइप समझे थे, येलो कलर का जो एक नॉर्मल हाइट रहेगा, ठीक है, वही नॉर्मल फ्लेम हो गया। ठीक है ना, ब्लू कलर का जो एक सबसे छोटा वाला फ्लेम होता है, ठीक है, वो होता है आपका टेस्टिंग फ्लेम होता है। तो वही चीज फिर से बात आ रहा है कि नॉर्मल फ्लेम से जब हम लोग जांच करते हैं तो उसी जांच को इंक्लूशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और यदि टेस्टिंग फ्लेम के द्वारा हम यदि मीथेन का जांच करते हैं तो उसको हम लोग परसेंटेज टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल फ्लेम से करेंगे, और यदि परसेंटेज टेस्ट करना है तो टेस्टिंग फ्लेम से करेंगे। इतना तो जानकारी हो गया। अब बात आता है कि कौन सा टेस्ट को हमको करना चाहिए। ठीक है, कौन सा टेस्ट करेंगे, एक्युलेशन टेस्ट करेंगे या परसेंटेज टेस्ट करेंगे या दोनों करेंगे, और यदि दोनों करते हैं तो कौन सा आगे किया जाएगा कौन सा पीछे किया जाएगा, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसी के डिटेल्स जाएंगे, बाद में ये दोनों का चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मिथेन का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया एक्युलेशन, दूसरा हो गया परसेंटेज। तो यहाँ पर एक आपको जानकारी रखना है कि एक रूल है, ठीक है, कानून बनाया गया है कि जब भी आप मिथेन का जांच एफएसएल के द्वारा कर रहे हैं तो किसी भी प्लेस पर जब आप जांच कीजिएगा तो सबसे पहला जांच एक्युलेशन टेस्ट का आपको करना है। ठीक है ना, जब भी आप एफएसएल के द्वारा मिथेन की जांच करेंगे तो पहला जांच आपका एक्युलेशन होना चाहिए, यानी जमा जांच होना चाहिए। यानी बोलने का मतलब हो गया कि नॉर्मल फ्लेम से जांच करना चाहिए, नॉर्मल फ्लेम से जांच करना चाहिए। ठीक है, यदि उस जांच में यदि उस जांच में मीथेन वहां पर नहीं मिलता है, मतलब वो इंडिकेट नहीं कर पाता है, ठीक है, उस नॉर्मल फ्लेम के द्वारा यदि वहां पर मीथेन का पहचान नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप टेस्टिंग फ्लेम बनाकर वहां पर परसेंटेज कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि आपको नॉर्मल फ्लेम में यानी एक्युलेशन टेस्ट में गैस यदि नहीं मिलता है तो उस केस में आप परसेंटेज टेस्ट कर सकते हैं। अदर और कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है परसेंटेज करने का, एक ही मात्र कंडीशन है कि यदि एक्युलेशन टेस्ट में गैस नहीं मिला उसी कंडीशन में परसेंटेज करना है, अदर किसी कंडीशन में परसेंटेज नहीं करना है, क्योंकि एक्युलेशन टेस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है परसेंटेज टेस्ट। ठीक है, उसका भी आगे हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक लॉ समझ गए ना, लॉ समझ गए कि पहला टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट टेस्ट ये एक्युमुलेशन पहला होगा और ये सेकंड होगा परसेंटेज। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक बार में हम परसेंटेज करेंगे, नहीं, एक्युमुलेशन टेस्ट में यदि गैस नहीं मिलता है तभी जाके परसेंटेज करना चाहिए, अदर और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब यहाँ पर सवाल एक खड़ा हो जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कानून बनाया गया, हम यदि परसेंटेज टेस्ट को पहले कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक्युमुलेशन टेस्ट कर लिए और उसमें गैस मिल गया, अब हम जानना चाहेंगे कि नहीं परसेंटेज कर ही लेते हैं, तो क्या दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग पहले जानेंगे तभी हमको समझ में आ जाएगा कि इसको पहले क्यों किया जाता है, इसको बाद में क्यों किया जाता है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको हम एक ड्राइंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।
ड्राइंग भी कर लीजिएगा आप लोग भी। चलिए, अब समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो फ्लेम सब फ्लेम हम यहाँ पर ड्राइंग किए हैं। एक यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कौन सा फ्लेम है, अभी हम लोग फ्लेम का चर्चा कुछ देर पहले किए थे। ये आप देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल फ्लेम है, ठीक है ना। येलो कलर का फ्लेम आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल फ्लेम है। और यहाँ पर एक ब्लू कलर का फ्लेम दिख रहा है, जो इसको कम करके बनाया है, ठीक है। टेस्टिंग फ्लेम को बनाने की जरूरत पड़ती है, ये टेस्टिंग फ्लेम कहला रहा है, ठीक है ना। ये टेस्टिंग फ्लेम है, नॉर्मल फ्लेम, ये दोनों फ्लेम का पहचान हो गया, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल फ्लेम, और ये हो गया टेस्टिंग फ्लेम, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जब इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो आपको ये भी पता है कि इस बॉनेट के अंदर में, ठीक है ना, एफएसएल के अंदर में दो जाली होती है, ठीक है ना। दो वायर मेस, या बोल सकते हैं तार की जाली, ये तार की जाली, ठीक है। इसमें भी दो तार की जाली है, ठीक है। बोनेट के अंदर में दो तार की जाली है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि एक कानून अभी हम लोग पढ़े ना, लॉ पढ़े, कि जब भी आप मीथेन की जांच एफएसएल के द्वारा करते हैं तो पहला जांच एक्यूरेशन टेस्ट होना चाहिए। सब कोई रट तो लेते हैं कि हाँ ये जांच पहले होना चाहिए, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्यों, ठीक है ना। जब तक आप माइनिंग में जो नॉलेज लेते हैं उसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब यदि जानकारी नहीं लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि एफएसएल से हम लोग पहला जांच एक्यूरेशन ही क्यों करेंगे, परसेंटेज कर देंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसी का हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो चूंकि हम जब भी कोई फेस में, कोई वर्किंग में, हम जब एफएसएल से मीथेन का जांच करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होगी कि उस जगह में आपको कुछ भी पता नहीं कि मीथेन कितना है, ठीक है ना। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कोई फेस में जा रहे हैं जांच करने के लिए, तो आपको तो कोई बता नहीं देगा कि यहाँ पर परसेंटेज इतना है। आप उस फेस में फर्स्ट जांच आप करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर ये आपको पता नहीं कि उस फेस में, उस वर्क में कितना गैस है। हो सके उस फेस में जो मीथेन की परसेंटेज है वो एक्सप्लोजन रेंज में है, ठीक है ना। एक्सप्लोजन रेंज में भी हो सकता है, यानी एक्सप्लोजन रेंज आपको पता है, एक्सप्लोजन रेंज 5.4% टू 14.8%, ये तो जानकारी पहले से ही है, ठीक है। तो आप जिस फेस में या जिस वर्किंग में एफएसएल के द्वारा आप जांच करने जा रहे हैं नॉर्मल फ्लेम से, ठीक है ना, तो उसमें आपको पता नहीं है कि कितना गैस है, ठीक है। कितना गैस है ये पता नहीं, वो एक्सप्लोजन रेंज में भी हो सकता है। और उस एक्सप्लोजन रेंज में यदि आप वहां पर गैस है, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप जलता हुआ फ्लेम लेकर उसके अंदर में घुस गए, ठीक है ना। जलता हुआ फ्लेम लेकर उसके अंदर में जब जैसे ही जाते हैं, गैस के संपर्क में आते हैं, तो क्या बताइए कि मीथेन इसके अंदर में घुसेगा, तभी नहीं यहाँ पर कर पाएगा। और जब मीथेन एक्सप्लोजन रेंज में घुस जाता है तो क्या एक्सप्लोजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब इसके अंदर में मीथेन इंटर करेगा, ठीक है, जैसे ही आप कोई फेस में एंट्री किए, ठीक है ना, कोई फेस में एंट्री किए और वहां पर मीथेन एक्सप्लोजन रेंज में है, तो उस केस में यहाँ पर जैसे ही मीथेन एंट्री, मतलब मीथेन आपका अंदर जाएगा, ठीक है ना। मीथेन जैसे ही इनलेट होल से अंदर जाएगा, जैसे यहाँ पर मीथेन अंदर जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही अंदर गया तो अंदर यहाँ पर CH4 पहुंचा, CH4 पहुंचा एक्सप्लोजन रेंज में है, तो यहाँ तो फ्लेम भी है, मीथेन भी एक्सप्लोजन रेंज में है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, उस समय तो आप दे ही रहे। यानी जब आपको ये पता है कि एक्सप्लोजन होने, मीथेन एक्सप्लोजन होने के लिए कितना चीज चाहिए, चार चीज चाहिए, ठीक है ना। आपका प्रॉपर मीथेन की मात्रा, प्रॉपर बोलने का मतलब ये 5.4 से 14.8, ठीक है। प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा यानी कम से कम 12%, ठीक है। और आपका टेम्परेचर कम से कम 650 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है, और समय यानी लैगोन इग्निशन कम से कम 10 सेकंड। ये चार चीज यदि एक जगह पर मिक्स होता है तो एक्सप्लोजन स्वाभाविक है, निश्चित है। तो यहाँ पर चारों ही चीज जमा हो गया। मीथेन भी इतना है, आप सोर्स ऑफ इग्निशन तो दे ही रहे हैं, टेम्परेचर तो दे ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन भी कम से कम 12% तो होगा ही स्वाभाविक, हम वहां पर है तो स्वाभाविक है कि 19% ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद टाइम तो आप दे ही रहे हैं। तो अब इसके अंदर में क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, इसके अंदर में एक्सप्लोजन होता है, ठीक है ना। इसके अंदर में एक्सप्लोजन होता है जिसको हम लोग इनर एक्सप्लोजन कहते हैं। यहाँ पर CH4 का एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है ना। CH4 का यहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा, इस जगह पर CH4 का एक्सप्लोजन, ठीक है, जिसको हम लोग इनर एक्सप्लोजन कहते हैं। अब सोचिए कि फेस में एंट्री कर गए, आपके आंख के सामने उसके अंदर में एक्सप्लोजन हो गया, तब तो आप डर जाइएगा, लेकिन वहां पर डरने वाली बात नहीं है। वहां पर डरना नहीं है, उसको फेंकना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको फेंकना नहीं है। आप तुरंत FSL को नीचे कीजिए और वहां से सीधे बाहर आ जाइए। यदि उसमें एक्सप्लोजन कंटिन्यू भी है तो कोई खतरा नहीं है। क्यों क्यों खतरा नहीं है? तो यहाँ पर समझिएगा कि जब ये फ्लेम यहाँ पर जब ये एक्सप्लोजन होगा तो फ्लेम बाहर आना चाहेगा, बाहर आना चाहेगा, और बाहर आने के एक ही रास्ता है, बाहर आने के एक ही रास्ता है, इस जाली से होते हुए आउटलेट रास्ता की ओर बाहर निकलेगा, ठीक है ना। जाली से होते हुए बाहर निकलेगा, और जब जाली से बाहर निकलेगा तो उस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो फ्लेम है ये पहला जाली के पास गया तो जाली तो रोकेगा ही, ठीक है ना। जाली तो हीट को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जाली का काम कि जाली यानी जो आपका वो वायर मेस है, ठीक है ना, तार की जाली जो है वो क्या काम करती है, हीट को डिसिपेट करती है, फैलाती है, लेकिन एक निश्चित समय तक, ज्यादा समय तक नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा हीट उसमें कंटिन्यू आते रहेगा तो फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक निश्चित समय तक वो हीट को डिसिपेट करने का काम करेगी, ठीक है। लेकिन यदि ये कंटिन्यू यहाँ पर आपका फ्लेम जाते रहेगा, उस समय क्या होगा, एक समय के बाद ये रेड हॉट हो जाती है, ठीक है ना, रेड हॉट पूरा लाल हो जाती है, और रेड हॉट हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, उस समय ये क्रॉस करेगी, ठीक है, क्रॉस करेगी, उस तार की जाली को पार करेगी। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है। क्या फीचर है कि यदि आप नॉर्मल फ्लेम से जांच करने के लिए गए हैं ना, नॉर्मल फ्लेम से जांच करने के लिए गए हैं, तो वहां पर क्या बेनिफिट होता है, वहां पर बेनिफिट होता है कि नॉर्मल फ्लेम से CO2 गैस बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, ठीक है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसी रास्ता से होकर निकलती है। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों जालियों के बीच में CO2 का एक लेयर फॉर्मेशन रहता है, ये लेयर फॉर्मेशन करके रखती है, ठीक है, दोनों जालियों के बीच में CO2 का लेयर फॉर्मेशन रहता है, ठीक है ना। हाँ, CO2 निकल भी रहा है लेकिन लेयर भी फॉर्मेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब एक्सप्लोजन होता है तो जैसे ही फ्लेम इसके अंदर मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहां से फ्लेम जैसे ही बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो पहले इसको रेड हॉट किया, अब उसके बाद जब वो दूसरे जाली की ओर जाएगा ना, तब तक यहाँ पर क्या है, CO2 का लेयर है, और CO2 चूंकि एक बुझाऊ गैस है, ठीक है ना, एक ठंडा गैस है, तो वो क्या करेगा, फ्लेम को वो क्रॉस होने नहीं देगा, फ्लेम को क्रॉस होने देगा, और तब तक तो हम बाहर आ चुके हैं, उतना देर में तो बाहर आ चुके हैं। ये जो CO2 लेयर है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, जाली तो प्रोटेक्शन दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ये CO2 का लेयर दे रहा है, ये CO2 का लेयर दे रहा है, ठीक है ना, लेयर लेयर्स ऑफ CO2, ठीक है ना, CO2 का लेयर दे रहा है। इसी लेयर्स के कारण से ये जो फ्लेम है बाहर नहीं आ पाता है, बाहर नहीं आ पाता है, और बाहर में जो मीथेन है उसको इग्नाइट भी नहीं कर पाएगा, एक्सप्लोजन भी नहीं पाएगा। यही इसमें सेफ्टी है नॉर्मल फ्लेम में। यानी जब भी नॉर्मल फ्लेम में आप जांच कर रहे हैं तो मीथेन कितना भी परसेंट में हो, उससे आपको डरने की बात नहीं है। इनर एक्सप्लोजन हो भी जाएगा तो खतरे की बात नहीं है, क्योंकि वो फ्लेम बाहर नहीं आ पाएगी ड्यू टू जाली, साथ ही साथ CO2 का लेयर, ठीक है, ड्यू टू जाली और साथ ही साथ दोनों जालियों के बीच में CO2 का लेयर का फॉर्मेशन। लेकिन अब यहां पर आपको अब इसका एक डेमो करके आपको बताते हैं कि यदि मान के चलते हैं ना कि आप ना हड़बड़ी में है, ठीक है, या ओवर कॉन्फिडेंस से आपके पास है, बोले कि इतना टाइम किए देता, हमको तो परसेंटेज जानना है, मीथेन मीथेन का परसेंटेज फेस में जानना है, तो हम इतना एक्वेशन से तो परसेंटेज पता नहीं चलता है, तो हम क्या करते हैं ना, परसेंटेज से हम टेस्टिंग फ्लेम बना के चल जाते हैं, डायरेक्टली पहले चल जाते हैं, ठीक है। या फिर जानबूझकर आपने इस टेस्टिंग फ्लेम को लेकर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी फेस में एंट्री कर गए, ठीक है। तो इसका डिमेरिट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है कि ये जो फ्लेम है इससे ना CO2 गैस जो होती है बहुत नाम मात्र का, मतलब नहीं बनती है, और उस केस में ये दोनों जालियों के बीच में CO2 के लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, CO2 के लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और यदि आप टेस्टिंग फ्लेम बनाकर किसी फेस में फर्स्ट टाइम में एंट्री कर गए, और यदि वहां पर मीथेन इतना परसेंटेज में है यानी एक्सप्लोजन रेंज में है, तो सोचिए कि मीथेन इसमें एंटर करेगा, मीथेन इसमें एंटर करेगा, ठीक है, मीथेन इसमें भी एंटर करेगा, है ना, मीथेन एंटर किया CH4,
CH4 एंटर किया, CH4 यहां पर पहुंचा, ठीक है। यहाँ पर CH4 भी है प्रॉपर मात्रा में, फ्लेम भी है, ऑक्सीजन भी है, और समय आप दे ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनर एक्सप्लोजन होगा, ठीक है ना। इनर एक्सप्लोजन यहाँ पर भी होगा, इनर एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। अब एक्सप्लोजन होगा तो फ्लेम बाहर आना चाहेगा, बाहर आना चाहेगा तो बाहर आएगा, तो पहले इस जाली को, जाली उसको रोकने का काम करेगा, जाली कुछ देर तक रोकेगा, उसके बाद वो रेड हॉट हो जाएगा, और वो जो हीट है, वो जो फ्लेम है, वो बाहर आना चाहेगा, ठीक है। और उस समय क्या है, ये दोनों जालियों के बीच में CO2 का कोई लेयर फॉर्मेशन नहीं है, और वो आराम से इसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है, क्रॉस कर जाती है, और दूसरा जाली को भी रेड हॉट कर लेती है, और उसके बाद वो बाहर आ सकती है, आउटलेट से बाहर आ सकती है, और बाहर में जो CH4 प्रेजेंस है उसको इग्नाइट करके एक्सप्लोजन कर सकती है। और जब बाहर में एक बार एक्सप्लोजन शुरू हो गया तो सोच सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आज तक की हिस्ट्री में अधिकतर देखा गया है कि जब जब माइंस में मीथेन का एक्सप्लोजन होता है तो कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आपका वाटरी माइंस नहीं तो ड्राई माइंस है तो कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन होना स्वाभाविक है, और एक बार कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन यदि माइंस में हो जाता है तो पूरा माइंस खत्म, बचने का उम्मीद वहां पर किसी का नहीं रहता है, ठीक है। तो आप यहां पर समझिए कि आप टेस्टिंग फ्लेम से जांच करने गए तो क्या प्रॉब्लम हुआ। इसीलिए इसीलिए कानून बना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब भी आप जांच करने जाइएगा, पहला टेस्ट एक्वल्यूशन टेस्ट ही होता है। इसमें ये जो CO2 क्लियर है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, जाली के अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, इसमें कोई खतरा नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट इसको करने जाइएगा तो एक्सप्लोजन का जो फ्लेम है वो बाहर आ सकता है, ठीक है। अब बात आता है कि भाई तब इतना यदि खतरा है तो फिर इसका जांच क्यों करेंगे, इसको करते ही नहीं, इसी को करते हैं, ठीक है, इसको ही कंटिन्यू रखते हैं। ये कानून क्यों बनाया गया, टेस्टिंग फ्लेम बनाना ही नहीं चाहिए था, इसको करना ही नहीं था जब इतना खतरा है तो खतरा नहीं है। यदि आपके पास जानकारी है तो इसमें भी खतरा नहीं है, इसमें भी खतरा नहीं। क्यों खतरा नहीं बोल रहे हैं तो समझिएगा। नॉर्मल फ्लेम का ये जब एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं ना, एक्युमुलेशन टेस्ट करते हैं जब किसी फेस में हम नॉर्मल फ्लेम से, तो उसका रूल है कि एक हम फिर थोड़ा सा ड्राइंग बना दे रहे हैं। ये देख, जब हम नॉर्मल फ्लेम से फेस में जांच करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल फ्लेम से एक्युमुलेशन टेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो इसका नियम क्या है कि यदि ये फ्लेम बढ़ने लगा, यदि ये फ्लेम बढ़ने लगा, ठीक है ना, हाइट बढ़ने लगा, जैसे आप फेस में एंट्री की है नॉर्मल फ्लेम लेके, और उसको आपको फ्लेम पर ही आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, पूरा फोकस आपका आंख का फोकस उस फ्लेम पर ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आप वहां पर एंट्री किए, CH4 उसमें एंट्री किया, और फ्लेम जैसे ही बढ़ने लगा, आपको क्या करना है, जैसे ही फ्लेम बढ़ने लगा तो आपको वहां तुरंत वापस आ जाना, और आगे जांच नहीं करना। इसका मतलब आपको समझना है कि यदि फ्लेम बढ़ने लगा, नॉर्मल फ्लेम यदि बढ़ने लगा, तो आप समझिए कि वहां पर जो गैस की मात्रा 3% या उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो पता नहीं, क्योंकि और आगे जाइएगा और ऊपर FL को और ऊपर लेके जाइएगा तो हो सके एक्सप्लोजन रेंज में मिल जाए, और उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। हाँ, लेकिन एक्सप्लोजन हो जाएगा तो फिर खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। यानी इसमें यदि आपका फ्लेम बढ़ने लगा, नॉर्मल फ्लेम, ठीक है ना, नॉर्मल फ्लेम बड़ा होने लगा और थोड़ा सा फ्लैक्चुएट भी करने लगा, ठीक है ना, फ्लैक्चुएट करने लगा या बड़ा होने लगा, ठीक है, तो समझ जाइए कि वहां पर गैस कितना है, मीथेन कितना है, 3% और मोर, ठीक है ना। नॉर्मल फ्लेम से जांच करने पर यह पता चलता है 3% और मोर कितना है, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा। नॉर्मल फ्लेम यानी एक्युमुलेशन टेस्ट आप के द्वारा जांच करके आप एग्जैक्ट परसेंटेज पता नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये जानकारी मतलब 3% या ज्यादा, ज्यादा कितना है आपको पता नहीं। अब आपको जब वहां पर पता चल गया कि वहां पर 3% या उससे ज्यादा गैस है, तब आपको और जांच करने का, वहां पर आप कभी परसेंटेज टेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि परसेंटेज टेस्ट फिर करने जाइएगा तो वहां तो हो सके 3% ज्यादा है तो एक्सप्लोजन रेंज में भी है, और फिर एक्सप्लोजन हो जाएगा तो फिर बाहर एक्सप्लोजन का फ्लेम आ जाएगा। इसीलिए जब आपको टेस्ट में नॉर्मल फ्लेम से गैस का प्रेजेंस पता चल जाता है तो किसी भी कंडीशन में टेस्टिंग फ्लेम के द्वारा परसेंटेज टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही खतरा फिर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप कि ये यदि नहीं होता है, मान के चलते हैं कि हम जांच करने के लिए गए, है ना,
हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जांच करने के लिए गए हैं, है ना। चलिए, हम नॉर्मल फ्लेम से फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्लुएशन टेस्ट करने के लिए गए हैं, ठीक है। और उस फ्लेम पर ध्यान रखें, फ्लेम का हाइट एज इट इज रह गया, उतना ही, ठीक है, बढ़ा नहीं, उतना का उतना ही हाइट रख गया। तब वहां पर क्या समझना चाहिए, जब हम किसी फेस में एक्लुएशन टेस्ट करने के लिए गए और फ्लेम को देखते रहे, फ्लेम का हाइट कुछ भी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, हिल डोल कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तब हम क्या समझेंगे कि वहां गैस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं समझना है। आपको क्या समझना है कि यदि फ्लेम पर कोई एक्टिविटी नहीं होती नॉर्मल फ्लेम पर, तो वहां पर समझना है कि या तो उस फेस में गैस नहीं है, और यदि है तो 3% से कम है। यही दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लेम में यदि कोई हलचल नहीं होती है, हाइट नहीं बढ़ती है, तो आपको वहां समझना है कि या तो उस फेज में गैस नहीं है, यानी मीथेन नहीं है, और यदि है तो 3% से कम है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मल फ्लेम से 3% या उससे अधिक वाला गैस इंडिकेशन होता है, 3% से कम वाला कोई इंडिकेट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो 3% से कम हो सकता है। जब हम ये नॉर्मल फ्लेम से जांच कर लिए, कोई हलचल नहीं हुआ, वहां पर गैस या तो नहीं होगा या 3% से कम होगा। अब वहां से बाहर आते हैं हम, बाहर आते हैं और हम कंफर्म हो गए कि 3% से कम है, यानी एक्सप्लोजन रेंज नहीं है। 3% से यदि कम कम होगा, ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन रेंज में नहीं है, यानी एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको ये भी जानकारी है, होना चाहिए कि 5.4 से यदि कम मीथेन रहता है या 14.8 से ज्यादा रहता है, तो उस केस में आपका एक्सप्लोजन नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सप्लोजन नहीं होगा, कुछ खास कंडीशन में हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। तब जब हम इस टेस्टिंग एक्वेशन टेस्ट जब किए और इसमें कोई हलचल नहीं हुआ, तो समझ गए कि या तो उस फेस में गैस नहीं है, और यदि है तो 3% से कम है। अब 3% से कम है तो हम खतरा से बाहर हैं, एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है। तब आपको बाहर आ जाना है, फेस से बाहर आ जाना है, फ्रेश एयर में आप इस नॉर्मल फ्लेम को एडजस्टिंग स्क्रू से एडजस्ट करते हुए टेस्टिंग फ्लेम में कन्वर्ट कर देना है। टेस्टिंग फ्लेम बना देना, और इस तरह बन जाएगा, टेस्टिंग फ्लेम इस तरह बन जाएगा। और अब आप फिर से उस फेस में एंट्री करके ये जान सकते हैं कि 3% से यदि कम है तो कितना कम है, ये जानकारी हो जाएगा। क्योंकि अब आप निश्चिंत हो गए कि आप एक्सप्लोजन होगा ही नहीं, तब आप टेस्टिंग फ्लेम बनाइए, उस फेस में फिर एंट्री कीजिए, और आपको ये यहाँ इसके ऊपर में क्या होगा, जैसे ही मीथेन एंटर करेगा, जैसे ही मीथेन एंट्री करेगा ना, जैसे ही मीथेन एंट्री करेगा, तो इसके ऊपर में ट्रांसपेरेंसी ब्लू कलर का इस तरह गैस कैप बनेगा, इसके ऊपर डीप ब्लू यहां तक रहेगा, और ऊपर में आपका ट्रांसपेरेंसी ब्लू बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो गैस कैप कहलाता है। वही हाइट के बेसिस पर आप जान पाते हैं कि कितना परसेंट गैस है, लगभग 2%, लगभग 1.5%, लगभग 2.5%, लगभग 3%, इतना ही तक तो आप जान सकते हैं। इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि 3% से कम होगा, ठीक है ना। हाँ, 3% भी नहीं मिल सकता, जब भी मिलेगा तो 3% से कम ही मिलेगा, तो यानी खतरा से बाहर एक्सप्लोजन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए रूल बना कि जब भी आप किसी फेस में मीथेन का जांच करने के लिए जा रहे हैं एफएसएल के द्वारा, तो फर्स्ट में एक्सप्लोजन टेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें इनर एक्सप्लोजन हो भी जाएगा तो खतरा नहीं है। अब जब परसेंटेज कब करना है, तो जब आपका एक्सप्लोजन टेस्ट में गैस नहीं मिलता है, ठीक है, यानी उसमें कोई इंडिकेशन नहीं होता है, तब जाके आपको परसेंटेज करना है, और कोई अन्य कंडीशन नहीं है, ठीक है, टेस्टिंग फिल्म करने मतलब ये परसेंटेज करने का। यही तरीका हो गया मीथेन जांच करने का सिस्टम, ठीक है। तो क्या समझ पाए यहाँ पर, सारा फ्लेम का जो एक्टिविटी है, किसमें खतरा है किसमें नहीं है, कब खतरा हो सकता है कब नहीं हो सकता, ये जानकारी क्लियर हुआ। कोई यहाँ पर डाउट है तो पूछिए, तो फिर हम एक दो क्वेश्चन पूछेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, ये क्लास हर माइनिंग स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से डीजीएमएस यानी बीएमई में जीटी का एग्जाम लेना जब से बंद हुआ है ना, तब से बच्चे जीटी यानी गैस टेस्टिंग और एफएसएल के बारे में पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि सबको जानते हैं कि सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बेसिस पर मिल जाता है, इसीलिए वहां पर पढ़ाई नहीं करते हैं। अब तो एक नया रूल आ गया कि आपका जहां पर एलएच सर्टिफिकेट मिलेगा कॉलेज या वीटीसी में, वहीं पर आपको गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो और भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जानकारी आपके लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिना सीखे सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पर यदि आप अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, तो वहां पर आप अपना जान को तो खतरा में डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके नीचे में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सारे कर्मचारी का जान यानी जो जोखिम बोल सकते हैं लाइफ जोखिम में रहेगा, खतरे में रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके लापरवाही के कारण से, ठीक है, आपके लापरवाही के कारण से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि एफएसएल से मीथेन की जांच कैसी होती है।
अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन सवाल करते हैं, हम आपसे करते हैं, आप लोग कोई बच्चे नहीं कर रहे तो हम ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या फ्लेम सेफ्टी लैम्प अंडरग्राउंड माइंस में आग लगा सकती है मीथेन को? तो आपका जवाब होगा हाँ, लगा सकती है, लेकिन उससे गलत तरीके से यूज करने पर, यानी मिस हैंडल करने पर, ठीक है, उसे गलत तरीके से यूज करने पर, यानी मिस हैंडल पर, अदरवाइज नहीं आग लगाएगी, एनी टाइम नहीं लगाएगा। आपका तरीका यदि गलत रहेगा तो ही आग लगा सकती है। तब यहाँ पर फिर से एक बात खड़ी होती है, भाई आखिर कौन कौन से ऐसा गलतियां हैं, ठीक है, जो लोग एफएसएल से मीथेन की जांच करने के दौरान वो गलती करता है तो मीथेन में आग लग सकता है। तो वो गलती हम काउंट करके रखें, तीन तीन ऐसे गलती हैं जो आप यदि कीजिएगा एफएसएल के द्वारा तो मीथेन में आग लग सकती है। वो तीन गलतियां क्या क्या है? तो पहला गलती है कि आप किसी फेस या किसी वर्किंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सप्लेनेशन टेस्ट ना करके परसेंटेज टेस्ट करने के लिए एंट्री कर जाते हैं, तो क्योंकि आपको वहां पर यह पता नहीं कि मीथेन कितना है, और उस दरमियान में टेस्टिंग फ्लेम बनाकर जाते हैं, तो उस केस में उसके अंदर में इनर एक्सप्लोजन हो सकता है और इनर एक्सप्लोजन का जो फ्लेम है वो बाहर आ सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। यानी जब भी आप जांच कीजिए कोई फेस में या वर्किंग में, तो पहला जांच एक्सप्लेनेशन ही करना है, ठीक है। ये गलती कभी नहीं करना है, एक गलती हो गया। दूसरा गलती क्या होगा या क्या करने से एक्सप्लोजन हो सकता है? दूसरा गलती है कि एक्सप्लोजन टेस्ट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किए, ठीक है, सही है, लेकिन एक्सप्लोजन टेस्ट में यदि वहां पर गैस का इंडिकेशन मिल जाता है, यानी नॉर्मल फ्लेम का हाइट बढ़ता है या हिल डुल के यदि वो इंडिकेशन कर देता है, तो उस केस में आपको दोबारा उस फेस में एंट्री करके परसेंटेज टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहां पर जब भी आपको गैस का इंडिकेशन मिल गया तो वहां पर गैस हटाने के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी यदि आप एक्सप्लोजन टेस्ट किए और एक्सप्लोजन टेस्ट में गैस का पता चल गया, फिर भी आप यदि जानबूझ के टेस्टिंग फ्लेम बनाकर फिर से उस फेस में एंट्री करते हैं परसेंटेज करने के लिए, ये हो गया आपका दूसरा गलती। इस गलती के कारण से आपका एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर 3% या उससे ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो वो तो एक्सप्लोजन रेंज में भी हो सकता है। और आप टेस्टिंग फ्लेम बना के जाइएगा तो क्या होगा, फिर से उसमें इनर एक्सप्लोजन होगा और उसमें दोनों जालियों के बीच में आपका CO2 का लेयर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से वो फ्लेम बाहर आ सकती है और बाहर में जो मीथेन उसको आग लगा सकती है। ये गलती कभी नहीं करना है। यानी एक्सप्लोजन टेस्ट में गैस मिल गया है तो आपको दोबारा परसेंटेज कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये दो गलती कभी नहीं करना है। तीसरा गलती क्या है कि यदि आप एक्सप्लोजन टेस्ट ही कर रहे हैं सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, और उस दरमियान में इनर एक्सप्लोजन हो सकता है, यदि मीथेन वहां पर एक्सप्लोजन रेंज में है तो इनर एक्सप्लोजन हो सकता है। इनर एक्सप्लोजन होता है तो उसको अकबका के डर से फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप इंश्योर है कि हम एक्सप्लोजन टेस्ट कर रहे हैं, इनर एक्सप्लोजन हो भी जाएगा तो ये बाहर नहीं आ सकता है। दोनों जालियों के बीच में एक तो जाली प्रोटेक्शन देगा, साथ ही साथ दोनों जालियों के बीच में जो CO2 क्लियर है वो आपको फ्लेम को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। तो इस कारण से आप निश्चिंत हैं कि फ्लेम बाहर नहीं आएगा और तुरंत एफएसएल को वहां से नीचे करते ही बाहर आ जाइए, यानी वो फ्लेम बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप वहां पर डर से हड़बड़ा के इनर एक्सप्लोजन होता है फेंक देते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो वो जो आपका एफएसएल है उसका जो ग्लास है वो किसी पत्थर में कोयला में टकरा के वो यदि टूट जाता है तो उसका जो फ्लेम उसके अंदर में जो इनर एक्सप्लोजन हुआ है वो जो आग है फ्लेम है वो ब्रोकन आउट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल जाएगा तो उस केस में मीथेन में आग लग सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये तीन गलतियां आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हम बोले कि एफएसएल यानी जो फ्लेम सेफ्टी लैंप है वो अंडरग्राउंड में इसमें आग लगा सकती है, लेकिन आपके गलती के कारण से, अपने आप से वो आग नहीं लगाएगी, ठीक है। ये जानकारी होना आपके लिए जरूरी था, ठीक है, क्लियर है। एक्सप्लोजन होता है, हाँ हाँ, नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। वो जब आपको इंडिकेशन हो गया तो वहां से आपको जब इनर एक्सप्लोजन हो चुका है, ठीक है, तो इतना भी नहीं रहिए कि अब कुछ होगा ही नहीं ऐसा बोल के नहीं है, नहीं वैसा नहीं। आपको जैसे इंडिकेशन हुआ तुरंत बाहर आ जाइए, नहीं वैसा नहीं। CO2 खत्म भी तो होगा, CO2 खत्म भी तो, आप जब वहां पर सिर्फ आग ही आग हो गया तो CO2 खत्म भी तो होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि एफएसएल से मीथेन की जांच दो तरीके से की जाती है। पहला जांच एक्युमुलेशन टेस्ट यानी जमा जांच कहलाता है, जो नॉर्मल फ्लेम से की जाती है, और दूसरा जांच परसेंटेज टेस्ट कहलाता है, जो टेस्टिंग फ्लेम से किया जाता है।
पहला जब भी हम पहला कभी मीथेन का जांच करेंगे एफएसएल से, तो पहला जांच एक्युमुलेशन ही करना चाहिए, ठीक है ना। एक्युमुलेशन टेस्ट में यदि गैस नहीं मिलता है तो उस केस में परसेंटेज करना चाहिए, और कोई कंडीशन में परसेंटेज नहीं करना है, ठीक है। जमा जांच जब करेंगे यानी एक्युमुलेशन टेस्ट करेंगे, एक्युमुलेशन टेस्ट करेंगे नॉर्मल फ्लेम से जब मीथेन की जांच करेंगे, तो जैसे ही इसमें मीथेन इंटर करता है, ठीक है, मीथेन इंटर करता है तो ये फ्लेम बढ़ने लगेगा, ये फ्लेम बढ़ने लगेगा, फ्लैक्चुएट होने लगेगा, ठीक है ना, बढ़े हुए फ्लैक्चुएट भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर मीथेन है, प्रेजेंस है, और हम समझते हैं कि यहाँ पर 3% या उससे ज्यादा मीथेन है। अब आपको वहां से बाहर आ जाना है और आगे नहीं बढ़ना है, या फ्लेम एफएसएल को ऊपर नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल फ्लेम यानी बोल सकते हैं एक्युमुलेशन टेस्ट का तरीका, ठीक है। यदि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं होता है, ये फ्लेम जहां का तहां ही है, यानी हाइट नहीं बढ़ता है, फ्लैक्चुएट नहीं होता है, तो आपको समझना है कि उस फेस में या तो गैस नहीं है, और यदि है तो 3% से कम है, ठीक है। उस केस में आप टेस्टिंग फ्लेम बनाइए और टेस्टिंग फ्लेम लेके फिर से उस फेस में एंट्री कीजिए, तब आपको 3% से कम कितना है ये जानकारी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सप्लोजन होने का चांस नहीं रहेगा, इसलिए नहीं होगा कि वहां पर मीथेन 3% से कम है, जो पहले ही हम पता कर चुके हैं नॉर्मल फ्लेम से, ठीक है। तो इसलिए जब इसमें निश्चिंत हो जाते हैं, नॉर्मल फ्लेम से जब आप निश्चिंत हो जाते हैं कि वहां पर गैस या तो नहीं है या है तो 3% से कम है, तभी जाके आपको ये टेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज और कोई कंडीशन में परसेंटेज टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक, क्लियर। नहीं, यहां पर समझिएगा, जब यहाँ पर ये आपका फ्लेम बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो उस केस में आपको क्या करना, तुरंत वापस आ जाइए, वहां एक्सप्लोजन तो नहीं हो रहा है। यदि अचानक मीथेन ये रेंज में घुसता है तभी एक्सप्लोजन हो सकता है, और 3% में ही आप तुरंत एफएसएल को नीचे लेके बाहर आ गए, या 3% थोड़ा सा इंक्रीज किया, 4% तक आप बाहर लेके आ गए, तो फिर वहां पर एक्सप्लोजन नहीं होगा, फ्लेम एज इट इज फिर आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जैसे वहां से बाहर निकले तो फ्लेम आपका फिर जितना हाइट था उतना ही में आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं। बुझाने की जरूरत नहीं, बुझाने की जरूरत कब पड़ता है, याद रखिएगा, यदि एक्सप्लोजन उसके अंदर में हो चुका है, नॉर्मल फ्लेम लेके आप फर्स्ट एंट्री में गए हैं, फर्स्ट फेस में गए हैं, और यदि उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है और वो बाहर आप आ चुके हैं, और बाहर आने के बावजूद भी उसमें जलता हुआ मीथेन है, जल ही रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि ऊपर का जो आपका इनलेट और आउटलेट होल है उसको कोई कपड़ा से उसको बंद कर दीजिए, ठीक है ना। बंद कर दीजिए तो ऑटोमेटिक इसको जो हवा का या ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे बुझ जाएगा, ठीक है। ये तरीका एक्सप्लोजन को बंद करने के लिए, फ्लेम को बुझाने की जरूरत नहीं, फ्लेम नॉर्मल आपका एक्सप्लोजन हुआ नहीं है, तो इसलिए वहां पर फ्लेम बुझाने की जरूरत नहीं। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, अभी तक का टॉपिक में किन्हीं का कोई कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट ही क्लियर करता है कि क्या आप में कमी है। अभी जो 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 आपको जानकारी दिया गया कि एफएसएल से मीथेन की जांच कितने तरीके से किया जाता है, ठीक है ना, किस प्रकार से जांच करेंगे, ये क्लियर हो गया। फिर से एक बार थोड़ा सा एक पॉइंट को हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, तो बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं हम कि एफएसएल से मीथेन की जांच आसान नहीं है, जब सीखिएगा तभी कीजिएगा, बिना सीखे कभी नहीं करना चाहिए।
ठीक है, खतरा वगैरह तो सब पता चल गया। फिर से एक बार जांच का तरीका बता देते हैं कि जब किसी फेस में हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में जांच करना है तो आपको ये पता हो चुका है कि एक्लूशन टेस्ट करेंगे। एक्लूशन टेस्ट कौन सा फ्लेम से करेंगे, तो ये नॉर्मल फ्लेम से करेंगे, येलो वाला फ्लेम से करेंगे। जब किसी फेस में जांच करना है तो आपको क्या करना है कि आपको फेस से कुछ दूर पहले से ही, लगभग 18 मीटर 20 मीटर पहले से ही आपको जांच करना शुरू करते हुए अंदर जाना है। और जांच करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो आपको एफएसएल को पकड़ना है किस तरह, हैंडल को एक हाथ से पकड़ना है और एक हाथ से आपका जो ऑयल वेसल है उसमें एक हाथ को यानी हथेली को नीचे देना है, यानी उस ऑयल वेसल को पकड़ना है। ठीक है, और उसका जो फ्लेम है ना, जो एफएसएल के अंदर में जो फ्लेम है, ठीक है, उस फ्लेम को आपका आई कांटेक्ट में, आई के लेवल में यानी आंख के लेवल में रखना है। ठीक है, और उसको जब आप जांच करना शुरू करेंगे जिस जगह से, वहां पर आपको क्या करना है, बॉटम से जांच करना है। क्योंकि आपको ये पता है कि मीथेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 0.55 होती है, यानी बहुत ही हल्की गैस है और वो रूफ के अलोंग ज्यादा मिलती है। लेकिन आपको जांच करना है नीचे से, नीचे से आपका एफएसएल को रूफ की ओर लेके जाना है। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे, आपको यदि कोई फेस तक जांच करते हुए आगे बढ़ना है तो आपको कैसे जांच करना है कि आपको कुछ दूर पहले से ही जांच कीजिए। ठीक है, और कोई एक माना एक गैलरी का कोई एक साइड आ जाइए, साइड में आ जाइए और आपको आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है और गैलरी का क्रॉस सेक्शन एरिया को भी कवर करना है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड भी जाना है और धीरे धीरे ऊपर भी उठना है। ठीक है ना, एफएसएल को धीरे धीरे ऊपर भी उठाना है, आगे भी बढ़ना है और आपको गैलरी का जो चौड़ाई है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया उसको भी कवर करना है। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको रुकने की भी जरूरत पड़ेगा तो रुक भी जाइए, क्योंकि मीथेन वहां पर अचानक एंट्री नहीं कर जाएगा, रुकिएगा तो ऑटोमेटिक मीथेन एंट्री, यदि वहां पर मीथेन रहता है तो ऑटोमेटिक इंटर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जांच करते हुए आगे बढ़ना है, फेस की ओर जाना है। ठीक है ना, जब तक उसमें मीथेन आपका नहीं मिल जाता तब तक आगे बढ़ते रहिए और लास्ट जब फेस तक पहुंच जाइएगा और उसमें कोई हलचल नहीं हुआ, उस एफएसएल का जो नॉर्मल फ्लेम है जैसा का वैसा ही हाइट रह गया, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर या तो गैस नहीं है या है तो 3% से कम है। आपको फिर बाहर आ जाना है एफएसएल को लेकर, फ्रेश एयर में पहुंचना है। फ्रेश एयर में फिर आपको टेस्टिंग फ्लेम बनाना है, टेस्टिंग फ्लेम बना के फिर उसी तरह से सेम तरीका, ठीक है ना, एक हाथ से हैंडल दूसरे हाथ से आपका ऑयल वेसल को पकड़ना है और गैलरी का एक साइड से पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया को भी कवर करना है, आगे भी बढ़ना है और नीचे से फ्लेम को मतलब एफएसएल को ऊपर भी लाना है, रूफ की ओर भी जाना है। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते हुए जांच करते हुए जाइए। ठीक है, अब यदि वहां पर यदि गैस होगा 3% से कम तो कितना होगा ये पता चल जाएगा गैस केप से। ठीक है, ये पता चल जाएगा गैस केप से। ठीक है ना, ये पता चल जाएगा गैस केप से। ठीक, ये पता चलेगा किससे, गैस केप से। इसके ऊपर में इसके ऊपर में गैस केप बनना शुरू हो जाएगा। ओह, ये कैसे हो गया, बुलविन लिए हैं। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है। ये देख, इस टाइप से, ये देखिए नीचे में डीप ब्लू है ना, ये हो गया आपका टेस्टिंग फ्लेम। और इसके ऊपर में इस तरह मंदिर से आपका लाइट कलर ब्लू का, लाइट ब्लू का यानी ट्रांसपेरेंसी ब्लू का गैस केप बनेगा। यही हाइट को देखते हुए आपको पता करना है कि हाँ कितना परसेंट गैस है, यही बताता है कि कितना परसेंट गैस है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं गैस केप, इसी को बोलते हैं गैस केप। यही हो गया गैस केप। ठीक है ना, इन परसेंटेज टेस्ट कैसे पता चलता है, तो ये गैस केप का हाइट से कभी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग फ्लेम से पता नहीं चलता है। टेस्टिंग फ्लेम के ऊपर में जब मीथेन जलेगा तो जलने से ये गैस केप बनता है। ठीक है, और जितना ज्यादा मीथेन रहेगा उतना हाइट बढ़ेगा, जितना कम मीथेन रहेगा उतना कम हाइट बनेगा। बस गैस केप का हाइट से ही पता चलता है कि कितना परसेंट मीथेन है। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम से पता कैसे चलेगा, यही फ्लेम छोटा मतलब यही फ्लेम बड़ा होगा। ठीक है, यदि फ्लेम उतना ही हाइट में रहा तो वहां पर गैस नहीं है, या यदि है तो 3% से कम है, और यदि ये फ्लेम बढ़ता है तो समझ जाइए कि वहां पर 3% या उससे अधिक गैस है। अधिक कितना गैस है ये पता नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और पता आपको करना भी नहीं है। उतना ही रहेगा, हाँ, सही है। ठीक है, अभी तक सब कुछ समझ में आ गया कि मीथेन का जांच हम लोग कैसे करेंगे।
एक्युमुलेशन टेस्ट में क्या देखेंगे कि हमको पता चल जाए कि हाँ वहाँ गैस है या नहीं है, और टेस्टिंग फिल्म में क्या देखेंगे कि वहां पर पता चले कि हाँ गैस है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्लियर है। अब आते हैं फॉर ऑक्सीजन डिफिशियंसी टेस्ट, यानी ऑक्सीजन की कमी की जांच कैसे करेंगे। ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी की जांच कैसे करेंगे। तो ये जांच करना उतना खतरनाक नहीं है जितना मीथेन जांच करना था, क्योंकि ऑक्सीजन तो इन्फ्लेमेटरी गैस नहीं है, इसमें तो आग लगने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए यहाँ पर उतना खतरा नहीं है जितना मीथेन जांच करना था। हाँ, लेकिन खतरा ये है कि यदि आप ऑक्सीजन डिफिशियंसी वाला जगह पर जा रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप वहां पर एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, यानी यहाँ पर बेहोश वगैरह हो सकते हैं, तो आपको वहां पर सतर्क रहना है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की जांच कैसे करते हैं, तो नॉर्मल फ्लेम से। नॉर्मल फ्लेम। ठीक है ना। ऑक्सीजन की जांच कैसे करते हैं, नॉर्मल फ्लेम, इसमें टेस्टिंग फ्लेम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ऑक्सीजन की कमी की जांच सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फ्लेम से किया जाता है। ठीक है। तो समझिएगा क्या लिखे हैं कि 30% फ्लेम हाइट या इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी, घटने पर यानी कमी होने पर 1% ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है ना। फ्लेम का हाइट यानी जो लाइट का इंटेंसिटी है, ठीक है, यदि वो 30% कम हो जाती है तो वहां पर समझना चाहिए कि 1% ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है। और 17% एवं उससे कम ऑक्सीजन पर एफएसएल बुझ जाती है। ठीक है ना, फुल्ली खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका एक हम ड्राइंग करके बताते हैं। अभी बात की हम लोग कि एफएसएल से ऑक्सीजन की जांच कैसे करेंगे, तो नॉर्मल फ्लेम से। ये हो गया नॉर्मल फ्लेम, ये हो गया नॉर्मल फ्लेम। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम हो गया। अब समझिएगा, अब समझिए यहां पर कि ये हो गया नॉर्मल फ्लेम। नॉर्मल फ्लेम से हम लोग ऑक्सीजन जांच करने के लिए कोई फेस में एंट्री किए। ठीक है ना, जिस फेस में आपको या जिस जगह पर आपको ऑक्सीजन की कमी जांच करना है तो वहां पर नॉर्मल फ्लेम लेके आप एंट्री कीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जिस तरह मीथेन जांच करते हैं इसमें हैंडल को और आपका जो बोल सकते हैं कि उसका जो ऑयल वेसल था उसको दोनों हाथ से पकड़ते थे। यहाँ पर दोनों हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वहां पर क्या था, दोनों हाथ से पकड़ के नीचे से एफएसएल को ऊपर की ओर लाते थे, रूफ की ओर जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी जांच कर रहे हैं या फिर CO2 जांच कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में सेम तरीका अपनाया जाता है। एफएसएल के हैंडल को एक हाथ से पकड़ना है और ऊपर से नीचे की ओर लाना है, ऊपर से नीचे की ओर लाना है, ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर आप जब जांच कर रहे हैं ऑक्सीजन की जांच करने के लिए जैसे अंदर गए, तो आपको भी यहाँ पर फ्लैम पर ध्यान रखना है, फ्लैम पर ध्यान रखना है। लेकिन ये भी सोचिए कि जहां यदि CO2 जांच कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी से ही पता चलेगा। तो वहां पर आपको ना आई कांटेक्ट में रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फ्लैम का हाइट को देखिए, उसका जो इल्यूमिनेशन है यानी लाइट है उसको देखिए।
कि वो कम हो रहा है क्या, ठीक है। लेकिन आपको लाइट से आपका जो हेड है उसको ऊपर ही रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप लाइट और हेड दोनों को यदि सेम जगह पर रखते हैं तो यदि वहां पर अचानक ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपका जो हेड है उसी एरिया में आ जाएगा, और उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से आप अचानक वहां पर बेहोश हो सकते हैं। इसीलिए आपका जो हेड है उस लाइट से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये जानकर रखना होगा, जांच करते समय ये सतर्क मतलब ये सावधानी लेना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताएं कि 30% फ्लैम या जो इल्यूमिनेशन है वो घटने पर आपको समझना चाहिए कि 1% ऑक्सीजन की कमी होती है, 1% ऑक्सीजन की कमी होती है। तो समझ जाइए, लाइट आप इतना देख के जा रहे हैं, कितना हाइट है, यानी इतना लाइट रोशनी दे रही है, तो जैसे इसको पूरा 100% समझिएगा, ये लाइट को पूरा 100% समझिएगा, तो समझिएगा कि जैसे ही 30% ये लाइट घटा, 30% लाइट घटा, तो समझ जाइए वहां पर 1% ऑक्सीजन घटा, ठीक है। जैसे ही मान के चलते 60% आपका लाइट घटा, तो समझ जाइए वहां पर 2% ऑक्सीजन घटा, ठीक है। 2% ऑक्सीजन डिक्रीज कर गई। जैसे आपका 90% आपका बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन लाइट घटता है, तो समझ जाइए वहां पर 3% ऑक्सीजन घटा, 3% ऑक्सीजन घटा। और जैसे जैसे ही आपका 100% यदि आपका लाइट खत्म हो जाता है, यानी लाइट बुझ जाता है, तो वहां पर समझिएगा कि 4% या मोर, ठीक है, 4% या अधिक आपका ऑक्सीजन घट चुका है। ये आपको कहानी समझ में है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एक अलग से तरीके से आपको फिर से बताते हैं, ठीक है। मान के चलते आपको तो पता है कि हमारे माइंस में ऑक्सीजन कितनी है शुरू में, ठीक है ना। हम सरफेस से कितना भेजते हैं मीथेन ऑक्सीजन को, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो हमारा है, जो सरफेस एटमॉस्फेयर है, उसमें हमारा ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है बाई वॉल्यूम, वो है 20.93%। 20.93% यानी लगभग 21% भी समझ सकते हैं कि लगभग 21% है। तो समझिए कैसे पूछता है, देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। मान के चलते हमारा अंडरग्राउंड माइंस में जो हवा भेजे उसमें ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका है 21%, ठीक है ना, 21% आपका ऑक्सीजन है, 21%, 20.93 भी बोल सकते हैं, लेकिन उसी को हम अप्रोक्स मान लिए 21%, है ना, 21% माने, ठीक है, 21% माने। तो जब आपका 30% लाइट घटती है, 30%, 30% लाइट घटती है, लाइट की कमी होती है, क्या बोल सकते हैं पर फ्लेम हाइट अब लिख लीजिएगा, इसे नोट कर सकते हैं अपना, फ्लेम हाइट डिक्रीज्ड। और यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन डिक्रीज्ड। अच्छा, उल्टा कर दिए ना, थोड़ा सा हम इसको चार्ट को उल्टा सही सीधा करते हैं इसको। पहले लिखते हैं फ्लेम हाइट डिक्रीज, फ्लेम हाइट या लाइट ऑफ इंटेंसिटी बोल सकते हैं, और O2 डिक्रीज। अब समझिए, यहां पर हम बात किए कि जब आपका हाइट यानी फ्लेम हाइट या बोल सकते हैं फ्लेम का जो रोशनी है, ठीक है, ये यदि 30% कमी होती है, 30% कम होता है, तो आपका टोटल ऑक्सीजन में 1% घट जाता है। टोटल ऑक्सीजन आपका कितना था, टोटल ऑक्सीजन था 21%, टोटल ऑक्सीजन था 21%, तो यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा, 20%, 20% आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान के चलते हैं 60% आपका लाइट घट गया, 60% लाइट घट गया, तो यहां पर ऑक्सीजन फिर 1% कम हो जाएगा, यानी 20% से 1% और कम हो गया, यानी कितना हो गया, 19%, 19%, ठीक है। अब मान के चलते फिर और 30% लाइट घट गया, और 30% लाइट घट गया, यानी 90% जब लाइट घट गया, ठीक है, उस कंडीशन में कितना हो गया, ऑक्सीजन फिर 1% घट जाएगा, यानी हो जाएगा 18%, 18%। और जब 100% लाइट घट जाएगा, 100% लाइट घट जाएगा, उस समय समझिएगा कि वहां पर या तो ऑक्सीजन 17% है या इससे कम है, लेस, 17% या उससे कम, कम कुछ भी हो सकता है, ये कहानी हो गया, ठीक है ना, यही। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट ऑक्सीजन की कमी होने पर एफएसएल बुझ जाती है, ये क्वेश्चन आता है, तो आपको वहां पर जवाब देना है 17% या उससे कम, कम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट हम जो बोलेंगे वहीं पर ऑक्सीजन उतना ही रह जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कम आ सकता है,
तो ये चार्ट आपको याद रखना है। 30% में आपका यहाँ पर सारा अप्रोक्स है कहानी है ना, ये अप्रोक्स समझिएगा, यहाँ पर हम एग्जैक्ट नहीं बात कर रहे हैं, अप्रोक्स, ठीक है ना। यानी 30% लाइट जब घटता है तो उसमें लगभग 20% ऑक्सीजन रहेगी। 60% जब लाइट घट जाता है तो उसमें लगभग 19% ऑक्सीजन वहां पर रहती है। और 90% जब आपका होता है तो उसमें लगभग 1% फिर घट के 18% हो जाती है। और जब लगभग आपका 100% एफएसएल बुझ जाएगा उसमें वहां पर ऑक्सीजन की जो कमी होती है लगभग 17% आपका रहता है, या फिर वो पूरे और भी इससे कम हो सकता है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको ऐसा और एक बार समझ लीजिए यहाँ पर, कि और एक तरीका समझा दे रहे हैं हम यहाँ पर, ये समझिएगा। 30% में आपका 1% ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ पर 2% ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ पर 3% ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ पर 4% और मोर, 4% और मोर, ये भी चार्ट याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि कितना ऑक्सीजन की कमी होगी तो एफएसएल बुझ जाएगा, तो 4% या मोर, या फिर बोल सकते हैं जब एफएसएल बुझ जाती है तो वहां पर ऑक्सीजन की क्या स्थिति होगी, तो 17% या उससे कम ऑक्सीजन हो सकती है। ये दोनों आपका एक तरह से बोल सकते हैं पूरा कंप्लीट चार्ट बन गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन 1% घटते जा रहा है और उसके अनुसार से ऑक्सीजन आपका ये स्थिति है, ऑक्सीजन का जो स्टेटस है ये है, ठीक है। समझ पाए ऑक्सीजन का जांच, ये हो गया ऑक्सीजन जांच करने का तरीका, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर दो तीन और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, अभी जो बताएं उसी को पूछ लेते हैं। जैसे बात आएगा कि ऑक्सीजन की जांच हम लोग कौन सा फ्लेम से करते हैं, ठीक है, तो आपको जवाब देना है नॉर्मल फ्लेम। टेस्टिंग फ्लेम की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, टेस्टिंग फ्लेम का यूज सिर्फ मीथेन में ही किया जाता है, ठीक है। और बात आता है यहाँ पर कि नॉर्मल फ्लेम में कैसे जान पाएंगे क्या उसका फ्लेम हाइट बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा, तो आपको यहाँ बताना है कि फ्लेम हाइट घटने लगता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट घटने लगती है, ठीक है ना, इल्यूमिनेशन घटने लगती है, ठीक है। तो कितना घटेगा कि हम समझेंगे कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये चार्ट आपको याद रखना है कि यदि 30% लाइट घटती है तो वहां पर समझना चाहिए कि 1% ऑक्सीजन की कमी हुई और वहां पर आपका ऑक्सीजन 20% रहेगा, ठीक है। यदि 60% लाइट या इंटेंसिटी घटती है तो वहां पर समझने की 2% ऑक्सीजन की कमी हुई और वहां पर जो ऑक्सीजन का स्टेटस है 19% लगभग रहेगा, ठीक है। जब आप 90% लाइट घट जाती है तो वहां समझिए कि 3% ऑक्सीजन की कमी हुई और वहां पर जो ऑक्सीजन का स्टेटस होगा लगभग 18% रहेगा, ठीक है। जब आपका 100% आपका लाइट खत्म हो जाता है यानी एफएसएल बुझ जाती है तो उस कंडीशन समझिए कि वहां पर जो मीथेन ऑक्सीजन की कमी हुई 4% या उससे अधिक की कमी हो चुकी है और वहां पर ऑक्सीजन का जो स्टेटस होगा 17% या उससे कम हो सकता है, ये जानकारी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का जांच, ठीक है ना, CO2 का जांच समझते हैं। अब अगला जांच है फोर कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां भी लिखे हैं बाय नॉर्मल फ्लेम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी जांच हम लोग नॉर्मल फ्लेम से ही करते हैं, नॉर्मल फ्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ये बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो जांच होती है नॉर्मल फ्लेम से होती है, लेकिन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट यानी ऑक्सीजन की कमी के रेस्पेक्ट में ही हम लोग जांच कर पाते हैं, क्योंकि CO2 का जो फ्लेम पर इफेक्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। CO2 का जो एफएसएल का जो फ्लेम है, जलता हुआ फ्लेम है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। CO2 जिस एरिया में रहेगा, जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से फ्लेम का हाइट घटता है। वही जो फ्लेम का हाइट घटेगा तो आपको समझना चाहिए कि वहां पर CO2 का प्रेजेंस हो सकता है, ठीक है। 100% आप गारंटी नहीं दे सकते हैं, हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस प्लेस पर जहां पर आप जांच कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर आप जांच करें उस प्लेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मान के चलते हैं कि कोई अंडरग्राउंड का कोई डीप मोस्ट एरिया है, ठीक है, या फिर डीप गैलरी है, ठीक है, या फ्लोर एरिया है, या फिर मान से सम्प एरिया है, मान लो पानी वाला जमा है, तो वहां पर समझना चाहिए कि वहां पर CO2 का जमा होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है, या ब्लैक डैम का जमा होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो वहां पर यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप समझ जाइए कि वहां पर CO2 या ब्लैक डैम के कारण ही कमी हो रही है, तो वहां पर आपको इमेज कर लेना है कि आपका वहां पर कितना परसेंट CO2 है या कितना परसेंट ब्लैक डैम है, उसका भी एक हम चार्ट बता देते हैं कि कैसे आपको कितना फ्लेम हाइट घटेगा तो क्या समझना चाहिए, कितना CO2 है कितना ब्लैक डैम, उसका एक लेकर चार्ट बताते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, अगला एक चार्ट बता रहे हैं।
चलिए इसको देखिएगा। हम लोग CO2 या ब्लैक डैम का जो प्रेजेंस पता करते हैं FSL से, वो ऑक्सीजन के डिफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन कितना कम हो रहा है उसके बेसिस पर ही हम जान पाते हैं कि वहां पर कितना CO2 का प्रेजेंस है या फिर ब्लैक डैम का कितना प्रेजेंस है, ठीक है, जो जगह पर डिपेंड करता है कहां पर हम जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो समझिए कि फ्लेम हाइट वही सेम नॉर्मल फ्लेम से करना है, CO2 का भी जांच या ब्लैक डैम का जांच नॉर्मल फ्लेम से ही करना है, ठीक है। और नॉर्मल फ्लेम का हाइट यदि घट रहा है तो समझ जाइए वहां पर CO2 या ब्लैक डैम की मात्रा है वहां पर, ठीक है। यदि वो डीप गैलरी, आपका फ्लोर या फिर साम्प एरिया ये सब जगह है तो, ठीक है। कोई ऐसा जगह में जांच करने चल गए जहां पर CO2 का चांस ही नहीं है, कोई राइज जगह पर चल गए या CO2 का कोई वहां पर सोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है, और वहां पर यदि फ्लेम हाइट घट रहा है तो समझ जाइए कि वहां पर कोई अदर गैस का प्रेजेंस के कारण से आपका फ्लेम हाइट घट रहा है, ठीक है ना। यानी इससे क्लियर हो रहा है कि CO2 या ब्लैक डैम का जो पता करते हैं FSL से, हम लोग ऑक्सीजन का डिफेंसिव भी ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ प्लेस को भी ध्यान रखते हैं, कौन सा प्लेस में CO2 हो सकता है, ठीक है, वो अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। तो यदि आपका फ्लेम हाइट 30% डिक्रीज होता है, 30%, 30% है ना, 30% डिक्रीज होता है, ठीक है ना, फ्लेम का हाइट 30% कम हो जाता है, तो अभी हम लोग सीखे ना ऑक्सीजन कितना कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा वहां पर 1%, ऑक्सीजन कम हो जाएगा 1%, ठीक है ना। 30% आपका फ्लेम हाइट घटा, यानी लाइट का इंटेंसिटी यदि घटता है तो वहां पर 1% ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जितना ऑक्सीजन की कमी होगी उतना ही वहां पर CO2 रहेगा, सेम परसेंटेज, उतना ही वहां पर CO2 का प्रेजेंस है, ठीक है, यानी वहां पर CO2 का प्रेजेंस 1% होगा, 1% होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जितना ऑक्सीजन की कमी होगी सेम परसेंटेज CO2 होगा। यदि कोई ब्लैक डैम का मात्रा पूछे कि ब्लैक डैम वहां पर कितना होगा, तब जाके 1% ऑक्सीजन घटती है, तो इसका पांचवा मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स ऑक्सीजन का, 5 टाइम्स वहां पर ब्लैक डैम, यानी यहां पर 5%, ठीक है। ब्लैक डैम की मात्रा पूछे कि आपका 30% ऑक्सीजन, 30% आपका फ्लेम हाइट घट गया है, तो आप तो समझ गए कि 1% ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन ब्लैक डैम की मात्रा कितनी हो सकती है, तो 5%, उसका 5 गुना, ठीक है, या फिर इसका भी 5 गुना बोल सकते, क्योंकि अब ब्लैक डैम तो पता है कि एक्सेस CO2 और एक्सेस नाइट्रोजन का जो मिक्सर होता है वही ब्लैक डैम हो गया, यानी CO2 की उसमें मात्रा है, ठीक है, तो लेकिन वहां पर 5 गुना आपको ये चार्ट लेकर याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा कि यदि आपका 60% लाइट घटा, 60% लाइट घटा, तो आप अभी हम लोग कुछ देर पहले समझे थे कि वहां पर ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई, तो 2%, 2% ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। अब जितना ऑक्सीजन कमी होगा उतना ही CO2 रहेगा, 2% वहां पर CO2 प्रेजेंस है, ठीक है, लेकिन वहां पर 5 गुना ये रहेगा, 5 गुना ऑक्सीजन का 5 गुना हो जाएगा, या CO2 का 5 गुना हो जाएगा ब्लैक डैम, यानी 10%, ठीक है। अब फिर बात करते हैं, यदि 90% मेरा लाइट घट गया, 90% यदि FSL का लाइट घट गया, तो हम लोग समझे थे अभी ऑक्सीजन की कितनी कमी हो जाएगी, 3% ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जितना ऑक्सीजन की कमी होगी उतना ही CO2 का प्रेजेंस वहां पर रहेगा, 3% CO2 होगा, और ब्लैक डैम उसका 5 गुना, यानी 15%, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक लास्ट चार्ट देख लेते हैं। यदि वहां पर 100% लाइट की कमी हो जाती है, ठीक है ना, FSL का लाइट फुल्ली बुझ जाता है, तो हम लोग क्या समझे थे वहां पर कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी कितनी होगी, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी 4% और मोर, ठीक है, 4% या उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और जब 4% उससे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी तो सेम हो जाएगा CO2 का प्रेजेंस, यानी वहां पर CO2 का प्रेजेंस कितना होगा, 4% और मोर, जितना ऑक्सीजन घट रहा है उतना ही CO2 वहां पर बढ़ रहा है, सेम परसेंटेज, ठीक है। यदि यहाँ पर फिर बात करें ब्लैक डैम कितना होगा, तो उसका 5 गुना, 4 × 5 = 20, 20% और मोर, ये कहानी आपको याद रखना है। अब बात आता है, यहाँ पर सवाल आता है FSL बुझने वाला सवाल, ठीक है ना, यानी कितना ऑक्सीजन की कमी होगी FSL बुझ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 4% या मोर, तब 100% बुझ जा रहा है। यदि कहानी आपको क्वेश्चन आता है कि कितना CO2 प्रेजेंस रहेगा कि FSL बुझ जाएगा, तो जवाब देना है 4% और मोर। यदि क्वेश्चन आता है कि कितना ब्लैक डैम रहता है तो FSL बुझ जाएगा, तो जवाब होगा 20% और मोर,
यह जवाब आपको देना है। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, एक टाइप का ट्रिक ही है ये। फिर से बोलिए। हाँ ठीक है, वो वो 0.5% है ना, मतलब है नहीं, आपका 0.03% है ना, 0.03% है। ये तो है नाम मात्र का, यहाँ पर CO2 है, लेकिन वहां पर बढ़ कितना गया, वहां पर परजेंस दिखा रहा है ना। ऑक्सीजन यदि आपका 3% यहाँ पर कमी हुई तो वहां पर 3% आपको CO2 मिलेगा। इसके बाद 3% ज्यादा हो जाता है। वहां पर CO2 जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, CO2 तो फॉर्मेशन वाला गैस है, नेचुरल में भी मिलता है, फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर फ्लेम सेप्टिलम के फ्लेम के द्वारा CH4 भी जांच करने के लिए सीखे, ऑक्सीजन भी जांच करने के लिए सीखे, और CO2 भी और ब्लैक डैम भी जांच करने के लिए सीखे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मीथेन के जांच FSL से कैसे करते हैं, तो नॉर्मल फ्लेम और टेस्टिंग फ्लेम दोनों के द्वारा करते हैं, लेकिन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, जो कंडीशन बात कर चुके हैं। ऑक्सीजन की जांच कौन सा फ्लेम से करते थे, केवल नॉर्मल फ्लेम से। CO2 या ब्लैक डैम की जांच कौन सा फ्लेम कर सकते हैं, केवल नॉर्मल फ्लेम से। ठीक है, CO2 का प्रेजेंस और बोल सकते हैं ऑक्सीजन की कमी होने पर वहां पर मेरा लाइट का जो इंटेंसिटी है घटती है, यानी फ्लेम का हाइट घटता है। और यदि हम मीथेन का वहां पर प्रेजेंस है तो मेरा जो नॉर्मल फ्लेम का हाइट बढ़ता है। यही फर्क है। यहाँ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। चलिए, कहानी कंप्लीट। अब कुछ ये सब सब सारा जांच सीख जाने के बाद आपके पास और कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं, जो हम सवाल पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं। ठीक है, जवाब सिर्फ देना है आपको, या फिर नहीं दे पाते तो हम देंगे। पहला क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प से मीथेन जांच करने के लिए पहले एक्युमुलेशन टेस्ट क्यों किया जाता है, परसेंटेज टेस्ट क्यों नहीं। ये बहुत ही मतलब एक बड़ा सवाल है। ठीक है, माइंस में या फिर एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हम चूंकि जानते हैं कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प से दो तरीके से मीथेन की जांच करते हैं, एक्युमुलेशन टेस्ट और परसेंटेज टेस्ट। तो एक्युमुलेशन टेस्ट को ही पहले क्यों करते हैं, परसेंटेज टेस्ट को पहले क्यों नहीं करते, ये सवाल आता है। तो क्या ये आप ये जवाब दे सकते हैं अपने से, आप सीख चुके हैं क्या? तो कोई यदि देना चाहते हैं तो बोलिए, हैंड राइज कर सकते हैं। ये जवाब दे सकते हैं? कोई हैंड राइज कीजिए जो अच्छा से समझ चुके हैं, जवाब दीजिए। चलिए, जीशान बोलिए। एमडी जीशान। हेलो। बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, एक्यूमुलेशन टेस्ट पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि एट फर्स्ट हम लोग को पता नहीं है कि वहाँ पे गैस का परसेंट कितना है। तो ठीक है। नॉर्मल फ्रेम में जैसा कि सर अभी क्लियर हुआ कि अगर 3% या उससे अधिक गैस रहता है हम्म। तो वहाँ पे जो फ्लेम होगा वो बढ़ सकता है, और वहाँ पे CO2 का जो फॉर्मेशन होता है उसके वजह से हम्म। सर थोड़ा सेफ्टी मिल जाएगा। दैट्स हम लोग एक्यूमुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। हम्म। पहले करेंगे, मतलब सॉरी, पहले हम्म। करें। हम्म। और परसेंटेज टेस्ट इसलिए सर वहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उसमें CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि गैस ज़्यादा रहेगा इसलिए। तो तुरंत हम्म। फिर वहाँ पे विस्फोट हो सकता है। चलिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है, सही है, क्लियर हो गया है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इसका जवाब हम बताते हैं। क्वेश्चन है कि फ्लेम सेफ्ट लैम्प से मीथेन जांच करने के लिए पहले एक्युमुलेशन टेस्ट ही क्यों किया जाता है, परसेंटेज क्यों नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक्युमुलेशन टेस्ट नॉर्मल फ्लेम से किया जाता है,
और नॉर्मल फ्लेम जब जलेगा तो वहां पर CO2 गैस बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, जिसके कारण से दोनों जालियों के बीच में, दोनों वायर गॉज के बीच में एक CO2 का लेयर फॉर्मेशन कंटिन्यू बना रहता है। और जब हम ऐसे फ्लेम को लेकर किसी फेस में जांच करने के लिए जाते हैं, तो चूंकि हमको पता नहीं है वहां पर कितना गैस है, पता नहीं कि कितना गैस है, वो हो सके एक्सप्लोजन रेंज में है, तो उस कंडीशन में हम जब जांच करने के लिए नॉर्मल फ्लेम से एंटर करेंगे, तो उस कंडीशन में उस FSL के अंदर में इनर एक्सप्लोजन हो सकता है। तो यदि इनर एक्सप्लोजन हो जाता है, यदि उसके FSL के अंदर में एक्सप्लोजन हो जाता है, तो वो जो एक्सप्लोजन होने का जो आपका फ्लेम है, ये जो आर्क है, ठीक है ना, एक्सप्लोजन का जो आर्क है या फ्लेम है, वो जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो जाली प्रोटेक्शन देगा, और जाली के साथ साथ जो CO2 का लेयर है दोनों जाली के बीच में, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, जिसके कारण से फ्लेम बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए हम वहां पर सेफ रहते हैं, ठीक है, वहां पर सेफ रहते हैं। लेकिन वही यदि हम उल्टा काम कर लें, यानी हम एक्सप्लोजन टेस्ट ना करके हम परसेंटेज टेस्ट करने के लिए पहले यदि किसी फेस में एंटर कर जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि चूंकि उस फेस में हमको पता नहीं कि कितना गैस है, वहां पर एक्सप्लोजन रेंज में भी गैस हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल फ्लेम यानी परसेंटेज जो करते हैं हम लोग टेस्टिंग फ्लेम से करते हैं, और टेस्टिंग फ्लेम में CO2 का गैस वहां पर नहीं बन पाता है, लेयर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है दोनों जालियों के बीच में। और उस केस में यदि हम फेस में इंटर कर जाते हैं, तो वहां पर जैसे ही मीथेन इंटर करता है और एक्सप्लोजन रेंज में यदि है, तो उस कंडीशन में भी मेरा उस FSL के अंदर में इनर एक्सप्लोजन होगा, और इनर एक्सप्लोजन होने के बाद जो फ्लेम बाहर निकलेगा, वो यदि पहले तो जाली रोकने का काम करेगा, लेकिन जाली को वो रेड हॉट करते हुए वो फ्लेम बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो CO2 का लेयर नहीं बना पाता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, और वो फ्लेम बाहर आ जाएगा, और बाहर में जो मीथेन है उसमें आग लग जाएगा या फिर एक्सप्लोजन हो जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए कभी भी परसेंटेज टेस्ट पहला अटेम्प्ट में नहीं करना चाहिए। यही आपका आंसर कहीं भी इंटरव्यू में दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। इसको नोट भी कर लीजिएगा, हम लिखने नहीं जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब एक सवाल खड़ा होता है कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प यानी FSL से मीथेन का लीस्ट काउंट कितना करते हैं, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है, यानी FSL से कम कितना मीथेन जांच कर सकते हैं, कम से कम, मिनिमम, मिनिमम कितना मीथेन जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम आपको याद रखिएगा, जिसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, मिनिमम को लीस्ट काउंट ही कहा जाता है, ठीक है। आंसर नोट कीजिएगा, लीस्ट काउंट 1.25% अप्रोक्स, ठीक है ना, यानी कम से कम 1.25% मेजर कर सकते, इससे कम मीथेन मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं कि ये 1.25% से कम मीथेन इंटर करेगा तो वहां जलेगा ही नहीं, ऐसा बोल के नहीं है, ठीक है ना। 1.25% से यदि कम मीथेन इंटर करता है और हम टेस्टिंग फ्लेम बनाकर रखे हैं, तो उसमें भी गैस के बनेगा, उसमें भी गैस के बनेगा, लेकिन इतना कम हाइट में बनता है कि हमारा जो ओपन आई, मतलब एक जो बोल सकते हैं कि ओपन आई है, ये या नॉर्मल जो आई है, ये नॉर्मल आंख से हम लोग नहीं देख पाते हैं। 1.25% से कम मात्रा में जो गैस के बनता है टेस्टिंग फ्लेम के ऊपर में, तो हमारा नॉर्मल आंख उसको नहीं देख पाता है। हमारा आंख कब से देखना शुरू करता है, तो जब से 1.25% का गैस के बनता है तब से देखना शुरू करता है। वो भी 1.25% कौन मेजर कर सकता है, तो एक ना एक्सपीरियंस पर्सन जो बराबर FSL के द्वारा टेस्ट परसेंट टेस्ट करता है, वैसा ही व्यक्ति इसको देख पाता है, ठीक है। जो बराबर जांच नहीं करता है, कभी कभार वो जांच करता है, तो उस केस में उसको जो गैसकेप का जो हाइट है 2% से दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है। ये हो गया इसका जवाब, ठीक है। तो लिस्ट काउंट 1.25%। हाँ, कहां तक मेजर कर सकते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि FSL से यदि माइंस में जांच कर रहे हैं, माइंस के अंदर में जांच कर रहे हैं, तो वहां पर हम 3% से कम ही जांच कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्यों 3% से कम जांच कर पाएंगे, तो हम चूंकि पहले तो एक्सप्लोजन टेस्ट कर चुके हैं, एक्सप्लोजन टेस्ट कर चुके, तो उस केस में तो हमको यदि वहां पर गैस नहीं मिलता तभी हम परसेंटेज करते हैं, और नहीं मिला तो क्या होगा, वहां पर 3% से कम गैस है। यानी यदि मैक्सिमम यदि बात करें, अंडरग्राउंड माइंस में बात करें कि 100% तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम कितना जांच कर पाएंगे, तो मैक्सिमम 3%। लेकिन वही यदि बात करें लैब में कितना जांच कर पाएंगे, लैब में तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। लैब में कितना जांच कर पाएंगे, जो हम लोग आप देखते होंगे ना VTC, या फिर जो आपका कॉलेज में जो गैस चेंबर बना रहता है, वो गैस चेंबर को यहाँ पर लैब बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो लैब में यदि परसेंटेज करते हैं, वहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट में वहां पर एक्सप्लोजन टेस्ट करना जरूरी नहीं है, वहां पर लैब में आपका गैस चेंबर बना रहता है, उसके अंदर मीथेन डाला जाता है, और वहां पर डायरेक्टली परसेंटेज कर सकते हैं। तो वहां पर कितना परसेंटेज कर सकते हैं, तो वहां पर आप 4.5% जाते जाते आपका इस अचानक फ्लेम बढ़ जाता है, ठीक है ना, फ्लेम बढ़ जाता है, और उस केस में वहां पर इनर एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है ना। तो लास्ट 4.5% तक जा सकते हैं, कहीं कहीं पर एग्जाम में 4% भी लिया गया है, ठीक है। यानी 1.25% टू
4.5% या फिर कहीं कहीं लिया जाता है 1.25% टू 4%। ये दोनों केस हो सकता है। ठीक है, यही ये रेंज हो गया। लेकिन ये माइंस के लिए रेंज नहीं है, ये लैब के लिए रेंज है, मैक्सिमम वाला लैब के लिए रेंज है। क्योंकि माइंस में तो हम 3% से कम ही जांच कर पाएंगे, क्योंकि एक्युमुलेशन टेस्ट में गैस नहीं मिलता तभी हम जांच करने के लिए एंटर करते हैं, और एक्युमुलेशन टेस्ट में गैस नहीं मिला इसका मतलब वहां पर 3% से कम गैस है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प यानी एफएसएल इंट्रिंसिकली सेफ है या फ्लेम प्रूफ है या दोनों में कुछ नहीं है? तो यहां पर क्या जवाब होगा? तो चूंकि हम जानते हैं, दो लॉजिक से आपको यहां पर जवाब देना है कि चूंकि हम जानते हैं कि फ्लेम प्रूफ और इंट्रिंसिकली सेफ जो होता है वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड है। ठीक है ना, बिजली के साधनों से रिलेटेड है। जैसे एफएलपी हम लोग गेटिन बॉक्स को बोलते हैं कि गेटिन बॉक्स हमारा एफएलपी है, जो आपका घंटी तार होता है वो इंट्रिंसिकली सेफ है, सब बिजली से रिलेटेड है। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरा एफएसएल तो बिजली से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर तो जलता हुआ फ्लेम होता है। तो इस हिसाब से भी यदि देखा जाए तो हमारा एफएसएल ना ही इंट्रिंसिकली सेफ है ना ही फ्लेम प्रूफ है, दोनों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा लॉजिक भी यहाँ पर दे सकते हैं आप कि चूंकि जहां पर भी हम एफएलपी या इंट्रिंसिकली सेफ का बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहां पर मीथेन में आग नहीं लग सकता, यानी बोल सकते हैं कि वहां पर एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है। ये बोलने का मतलब बाहर में एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि हम कोई पार्ट को, कोई इलेक्ट्रिक अपरेटस को एफएलपी बना कर रखे हैं या फिर इंडिजिनली से बना कर रखे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पर बाहर में जो मीथेन है उसको वो आग नहीं लगा सकता है या फिर वहां पर एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये फ्लेम प्रूफ और आपका इंडिजिनली का प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन जब अभी हम लोग बात किए कि एफएसएल को जब हम लोग नीचे लेके जाते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, जब जांच करते हैं तो उसके अंदर में एक्सप्लोजन हो सकता है और वो एक्सप्लोजन का जो फ्लेम है बाहर भी आ सकता है। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि फ्लेम सेफ्टी लैंप ना ही इंट्रिंसिकली सेफ है ना ही फ्लेम प्रूफ है, दोनों में कुछ भी नहीं है। वो एक सेल्फ प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो। ठीक है ना, एफएसएल क्या है? वो एक सेल्फ प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो। ठीक है, ये जानकारी रखना है। ठीक है, हाँ, ये जब एफएलपी नहीं, इंट्रिंसिकली सेफ नहीं, माइंस में आग लगा सकता है तो फिर माइंस में क्यों लेके जाते हैं? ठीक है, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आपको जब क्वेश्चन एक पूछा जाता है, देखते हैं वो क्वेश्चन लिखे है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं कि तो हम ऐसे ही भरवली बताते हैं। है क्वेश्चन आगे में। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन है बोला, इसका आंसर लिखिएगा। क्या है? दोनों में कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये सही होगा, दोनों में कुछ नहीं, दोनों में कुछ नहीं, यानी फ्लैम प्रूफ भी नहीं और एनजिकली सेफ भी नहीं। ठीक है, क्या है वो? एक सेल्फ प्रोटेक्टिव डिवाइस, सेल्फ प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो। ठीक है, उसमें यदि आप गलती नहीं करते हैं तो कभी आग नहीं लगेगा, गलती करते तो आग लगेगा। तो उसके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना कर रखे हैं। चलिए ये क्वेश्चन, इसको समझिए। ये क्वेश्चन में क्या लिखे हैं? फ्लैम सेफ्टी लैंप माइंस में आग लगा सकती है या नहीं, यस या नो? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यहां पर होगा, अभी आप सीख चुके हैं। ठीक है, आप यहां पर सीख चुके हैं कि हाँ, लगा सकती है, लगा सकती है, परंतु एफएसएल को मिस हैंडल करने पर। अर्थात गलत तरीके से यूज करने पर। ठीक है, ये जवाब होगा कि एफएसएल अंडरग्राउंड माइंस में आग लगा सकती है, लेकिन अपने से नहीं, उसको मिस हैंडल कीजिएगा तो आग लगाएगी। ठीक है, नहीं उसको गलत तरीके से यूज कीजिएगा, मीथेन का जांच गलत तरीके से कीजिएगा तो ही आग लगा सकती है। तब यहाँ पर फिर एक सवाल खड़ा होता है कि वो क्या गलत तरीका है जो आप उससे मीथेन में आग लग सकता है? तो तीन तरीका, गलत तरीका तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला कि यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई फेस में आप ना एक्लूशन टेस्ट की जगह परसेंटेज टेस्ट करने के लिए एंट्री कर गए तो आग लग सकता है। दूसरा
कि यदि एक्लूशन टेस्ट में गैस मिल चुका है फिर भी आप उस फेज में दोबारा परसेंटेज यूनिटी करने के लिए टेस्टिंग प्लान बना के घुस गए तो आग लग सकता है। तीसरा कि नॉर्मल फ्लेम से आप जांच कर रहे हैं, एक्लूशन टेस्ट कर रहे हैं, और उसमें जब इनर एक्सप्लोजन होता है तो उसको अकबकाहट में यदि फेंक देते हैं और वो ग्लास टूट जाता है तो उस केस में फिर आग लग सकता है। तो ये तीन गलती कभी नहीं कीजिएगा, आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो जानकारी हो गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि फ्लैम सेफ्टी लैम्प यानी एफएसएल कोई प्लेस में नॉर्मल कंडीशन में जल रही है तो वह जगह सेफ है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, यानी कहीं पर नॉर्मल कंडीशन में जल रहा है। ठीक है, ये एफएसएल को माइंस के अंदर में कहीं पर रखे हैं, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन इसी तरह जल रहा है, बढ़ोतरी भी नहीं हो रही, घट भी नहीं रही, फ्लेम हाइट बढ़ भी नहीं रहा, घट नॉर्मल कंडीशन चल रहा है, तो क्या ये जो प्लेस है जहां पर रखा गया है क्या वो प्लेस सेफ है या नहीं है? आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि सेफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, सेफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि चूंकि हम जानते हैं कि इस एफएसएल से मेनली तीन ही गैस की जांच होती है, प्रेजेंस ऑफ CH4, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, और डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में CO2 या ब्लैक डैम, यानी ओवरऑल तीन गैस, CH4, O2, CO2 या ब्लैक डैम। इसके अलावा यदि वहां पर कोई गैस प्रेजेंस है तो उसका इफेक्ट तुरंत इस पर नहीं, कुछ नहीं होता है, तो उस केस में वो फिर अनसेफ है, और ये तीन गैस के केस में सेफ है। यदि मान के चलते इसके बगल में CO कुछ परसेंटेज में है, ठीक है, CO कुछ परसेंटेज में है, तो वहां पर CO का कम परसेंटेज भी आपके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो CO का कोई यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में यहाँ पर ये एनवायरमेंट सेफ नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि फ्लेम अच्छा से जल रहा है तो हम यहाँ पर आराम से काम करें, वैसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसा आपको इंश्योर नहीं हो लेना है। ठीक है ना, तीन गैस के केस में ये सेफ है, बाद बाकी अदर गैस के केस में सेफ नहीं है। तो यही आपका जवाब होगा कि सेफ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है। नहीं किस केस में? तो नहीं इसलिए कि यदि वो तीन गैस को छोड़कर कोई अदर गैस वहां पर प्रेजेंस है तो उस केस में नहीं, और ये तीन गैस के केस में सेफ है। ठीक है, क्लियर? चलिए, और एक क्वेश्चन अब आता है। वर्तमान समय में गैस जांच करने की टेक्नोलॉजी हाईटेक, हाईटेक कैसे होगा? हाईटेक हो जाने के बावजूद भी आज के समय में एफएसएल का यूज क्यों जारी है या फिर क्यों किया जा रहा है?
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया अभी आपका मैसेज में है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अभी जो हमारा माइंस है काफी हाईटेक हो गया, हमारा माइंस भी हाईटेक है। ठीक है, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी गैस जांच करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, जैसे अभी मल्टी गैस डिटेक्टर है, ठीक है ना, बोल सकते हैं कि डिजिटल थर्मोमीटर आपका, ये बोल सकते हैं मिथेनोमीटर है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस टेलीमोनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है ना, और भी हाईटेक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अभी माइंस में यूज हो रहे हैं। फिर भी इतना 200 साल पुराना एफएसएल को आज भी क्यों हम लोग माइंस में ढो रहे हैं, क्यों इसका यूज कर रहे हैं, एक सवाल खड़ा होता है। ठीक है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कोई एक रीजन नहीं है, दो चार रीजन को यहाँ पर आप एक बार जमा करके बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ रीजन है जो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसा रीजन है जो एफएसएल को आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। इतना पुराना टेक्नोलॉजी है, इतना पुराना टेक्नोलॉजी फिर भी आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन है, पहला रीजन कि एफएसएल बहुत ही इजी है। एफएसएल बहुत ही सामान्य है, बहुत ही इजी है। इजी बोलने का मतलब उसका जो जांच करने का जो तरीका है वो इजी है। ठीक है ना, उसका जो मेंटेनेंस है वो इजी है। ठीक है, माइंस में एफएसएल का जो फ्लेम है यदि हम कहीं पर रखे हैं तो कम से कम 3 गैस को लेकर तो वर्कर भी इंश्योर हो जाते हैं कि यहाँ पर मीथेन नहीं है, CO2 नहीं है, O2 की कमी नहीं है। यानी जो गैस टेस्टिंग नहीं भी जान रहे हैं, ठीक है ना, वो भी उस फ्लेम को जलता हुआ देख लेते हैं, तो वहां पर बोलता है कि हाँ यहाँ पर सेफ कंडीशन है। वैसे रियलिटी में देखा जाए तो 100% सेफ नहीं है, लेकिन एक जनरल तरीके से वहां पर सुरक्षा है। ठीक है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी वहां पर जान लेता है, साधारण व्यक्ति भी जान लेता है कि एफएसएल जल रहा है, यानी वहां पर सुरक्षा है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए कि ये आपका काफी इजी है। लेकिन यदि हाईटेक इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो जब तक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तब तक उसको आप देख कर पढ़ नहीं सकते हैं कि वहां पर मीथेन है या फिर अदर गैस है या नहीं है, ये जान नहीं पाइएगा। और ये बिना पढ़ा लिखा इंसान भी इसको जान सकता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा कोल माइंस में देखिएगा पढ़ा लिखा जो व्यक्तियों की संख्या होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एफएसएल से बिना पढ़े लिखा इंसान भी इसके द्वारा जांच कर सकते हैं। इसीलिए तो आज भी, इसी कारण से आज भी देखिएगा कि फ्लैम सेफ्टी गैस टेस्टिंग के एग्जाम देने के लिए, बीएमई में गैस टेस्टिंग के एग्जाम देने के लिए लिटरेट होना काफी रहता है। कोई 10th पास और इंटर पास और ग्रेजुएट और डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, लिटरेट होना काफी, सिर्फ पढ़ा लिखा थोड़ा सा इंसान है, 10th पास नहीं भी है, फिर भी वो बीएमई में आपका जीटी का एग्जाम दे सकता है, जीटी सर्टिफिकेट होल्डर हो सकता है। यही कारण है। ठीक है, तो ये सबसे पहला रीजन है कि आज भी इसका यूज हो रहा है। दूसरा हम क्या बोले, इजी मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस यानी इसको मेंटेनेंस माइंस में ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कहीं पर लेबोरेटरी या फिर कोई इंस्टीट्यूट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाद बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट है, चाहे मिथेनोमीटर ले लीजिए, चाहे आपका मल्टी गैस डिटेक्टर ले लीजिए, चाहे टेलीमोनिटरिंग सिस्टम ले लीजिए, उसको समय समय पर कैलिब्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, रेगुलरली उसका जो आप जानते होंगे पहले से भी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग माइंस में यूज करते हैं वो सबका जो कैलिब्रेशन होता है मैक्सिमम 3 महीने के इंटरवल में करा लिया जाता है। ठीक है ना, 3 3 महीने में उसका कैलिब्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एफएसएल को 3 महीने में कोई कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, कैलिब्रेशन करने के लिए कहीं भेजना भी नहीं है। ठीक है, माइंस में ही उसका सर्विसिंग कर लीजिए, माइंस में ही उसका मेंटेनेंस कर लीजिए। लेकिन बाद बाकी इंस्ट्रूमेंट को आपको लेबोरेटरी या कोई इंस्टीट्यूट भेजना पड़ेगा कैलिब्रेशन और सर्विसिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको इसके कम मैंने यहाँ तो काफी इजी हो रहा है, बाद बाकी इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में इसका मेंटेनेंस काफी इजी हो रहा है। तो इसके कारण से भी आज भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा और बात आता है कि इसका कॉस्ट। ठीक है ना, बाद बाकी इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में इसका कॉस्ट भी काफी कम है, इसका कॉस्ट भी काफी कम है। ठीक है, जिसके कारण से आज भी यूज हो रहा है। और भी आगे रीजन बता सकते हैं कि इसका लाइफ लाइफ भी 5 to 7 years है। ठीक है ना, 5 से 7 साल इसका लाइफ बताया जाता है, जो कि बाद बाकी इंस्ट्रूमेंट का लाइफ इसके कंपेयर बहुत कम होता है। ठीक है, और बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम लोग यूज करते हैं, चाहे मल्टी गैस डिटेक्टर, टेलीमोनिटरिंग, मिथेनोमीटर, उसमें क्या होता है कि यदि आप समय समय पर उसका सर्विसिंग यानी कैलिब्रेशन नहीं करते हैं तो उसमें रीडिंग एरर आ सकता है, उसमें रीडिंग जो होगा ना गलती आ सकती है। लेकिन एफएसएल का फ्लेम जो आपको बता रहा है वो गलती नहीं बता रहा है। आप देखने में भले गलती कर सकते हैं, वो गलती कभी नहीं बताएगा, इसमें रीडिंग एरर नहीं आता है। इस कारण से भी आज भी हम लोग माइंस में इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, खराब होने की चांसेस बहुत कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। ये सब रीजन से हम बता सकते हैं
कि FSL को आज भी यही सब कारण है कि आज भी इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम समझ पाए कि FSL का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहां पर क्लियर किए। ठीक है, और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो क्लियर किए, इसके बेसिस पर आपका जो एग्जाम का लेवल है, इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। कुछ भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे उसका पार्ट्स को लेकर, चाहे पार्ट्स के नाम को लेकर या काम को लेकर, ठीक है ना, या FSL का प्रिंसिपल को लेकर, FSL का इंट्रोडक्शन को लेकर, FSL से कौन कौन से केसेस की जांच करती है, किस प्रकार से जांच की जाती है, इसको लेकर कुछ भी क्वेश्चन यदि आपका आता है ऑब्जेक्टिव, या फिर कहीं इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ती है, तो आप ये जो 2 क्लास किए, ठीक है ना, पहला क्लास में जो आप FSL का जो देखे 2 घंटे की क्लास, और फिर आप 2 घंटे का भी जो क्लास देखे, इसके बेसिस पर आप काफी अच्छा से जवाब दे सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है यहीं पर हम ओवर करते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी यदि किन्हीं का इस FSL से रिलेटेड कुछ यहाँ पर बेसिक नॉलेज यदि अभी डाउट है, जो हम बताए हैं उसमें से यदि कोई डाउट है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन को रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होता बोलिएगा। ठीक है, और फ्लैम सेफ्ट लैम्प को फुल्ली कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत कर लेना होगा। ठीक है, ये काम कर लीजिएगा, तो आपका FSL का जो एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन है या फिर जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको आप 100% जवाब दे दीजिएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू फ्लैम सेफ्टी लैम्प, ठीक है ना, यानी फ्लैम सेफ्टी लैम्प से रिलेटेड क्या क्या वैधानिक नियम बताए गए हैं, तो आपको रेगुलेशन में मिल जाएगा। रेगुलेशन नंबर 179, 180, 181, 182। ठीक है ना, 179 में मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैम्प, ठीक है ना, 180 में यूज ऑफ सेफ्टी लैम्प, 181 में मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सेफ्टी लैम्प, और 182 में प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन सेफ्टी लैम्प रूम। इसमें जो प्रोविजन दिया गया, जो आपको रेगुलेशन बता चुके हैं, ठीक है, या फिर आप रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे ये इस क्लास को फर्स्ट देख रहे हैं, तो रेगुलेशन वाला क्लास को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप ये आपका पार्ट 4 में आता है। ठीक है, तो उसमें आप उसको देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस पार्ट को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, और जो FSL का जो बेसिक नॉलेज दिए, आपका 100% कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो FSL से रिलेटेड ये प्रोविजन है, इसको आप रेगुलेशन में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, या फिर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि FSL का क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा, बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया है। जो आपको कहीं पर बुक में, या फिर बुक में तो बहुत सारे साइड बुक में लिखा रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ड्राइंग से, ठीक है ना, इमेजिंग करवा के और उसको एग्जाम्पल देके बहुत कुछ यहाँ पर समझाने का काम किए। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ चेकने का डाउट है। प्रमोद यादव, बोलिए प्रमोद यादव। प्रमोद हाँ यादव, जी। क्या डाउट है बोलिए। हेलो सर। बोलिए। सर एक सवाल था कि जैसे में फ्लेम सेफ्टी लैंप में हम लोग इसो सॉल्वेंट 1425 यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, बेंजोल यूज करते हैं। तो हम्म, इसमें सर पेट्रोल यूज करते हैं तो कितना यूज, मतलब उसमें एक लिमिट होगा सर कि एक शिफ्ट भर चल जाता होगा, कितना मतलब उसमें यूज कर डाल सकते हैं एक शिफ्ट के लिए? अच्छा, हमको लग रहा है कि ये रेगुलेशन वाला रेगुलेशन में बताए होंगे। ठीक है, और इसमें समझिएगा, हम जहां तक जान रहे हैं कि जो आप उसमें तेल डाल रहे हैं, शायद लगभग हमको लग रहा है कि लगभग 70 ग्राम के अप्रोक्स में डाला जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, और वो उसमें जो अंदर में रुई डाला हुआ है ना, उसको एब्जॉर्ब करके रख लेता है, तो एक बार डालने से हमको लग रहा है कि कम से कम तो एक शिफ्ट 100% चल जाएगा। ठीक है ना, कम से कम एक शिफ्ट 100% चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार तेल डालने से तो लगभग 70 ग्राम उसमें तेल डाला जाता है, ऐसा हमको याद आ रहा है। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अप्रोक्स 70 ग्राम। ठीक है सर। और सर ठीक है। ये इसका कोई वेट से कोई ये रिलेटेड है क्या सर? क्या बोले, फिर से बोलिए। FSL जो हमारा फ्लेम सेफ्टी लैंप है, हम्म।
इसका वजन से कोई प्रोविजन है क्या सर, मतलब कोई रिलेटेड है क्या, इसका इतना वजन रहता है बहुत कुछ, अप्रोक्स? हाँ हाँ, ठीक है, सही है। इसका वजन वगैरह सब कुछ है, लेकिन हम वो सब बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पर छोड़ दिए। सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा जो बताने का काम किए जो आपका किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपको हम मीथेन जांच करने का जो तरीका बताएं, किसमें खतरा है किसमें नहीं, वही मेरा मेन टारगेट था। ठीक है, और वो जो वजन वगैरह है वो तो कहीं भी पढ़ लीजिएगा, कोई भी साइड बुक उठाइएगा तो वहाँ पर आपको नजर आ जाएगा वजन। ठीक है ना, और बोल सकते हैं जो आपके बोल सकते हैं तेल कितना डाल रहे हैं। ठीक है, मेस का बीच में गैप कितना होता है, कितना गेज का मेस होता है, ये सब हम छोड़ चुके हैं। ठीक है, आप इसको कोई भी साइड बुक लेके हेल्प कर सकते हैं, वो कहीं पर चेंज नहीं होगा, वो सब ठीक है। ठीक है, वो सब ठीक है, आप उसको वजन दिया हुआ रहता है साइड बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक आपका क्लियर किए कि जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब ओके उसको देख सर, लीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक है, इसी के साथ आज के क्लास को यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।